नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एल भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। और हम लोगों के पास जो आज नया सेट है और नया सेट के अंतर्गत वैसे आज प्रश्न आप लोगों के लिए आसान आसान है और आप लोग बना चुके होंगे। सुबह और शाम यहाँ पर प्रतिदिन चल रहा है क्या, बिहार दरोगा का डिस्कशन है ना। डिस्कशन के साथ साथ सेट प्रैक्टिस चल रहा है और सेट प्रैक्टिस आप लोग तो कर ही रहे हैं और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपको दिया जा रहा है क्या, डिस्कशन दिया जा रहा है। यदि आप हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जुड़े हैं और अभी भी आपके पास है 20 दिन समय और 20 दिन के अंतर्गत जो है आप सेट बना सकते हैं और यहाँ से आप सीधे तौर पर जो जुड़ सकते हैं ना। और आपको नंबर दिया गया है यूट्यूब पर जो है आप बातचीत करके यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आज आते हैं हम लोग पहला प्रश्न। आसान आसान प्रश्न है और आपको सभी दिन अलग अलग तरह का सेट दिया जाता है। कभी आपको बार बार जो है भाषा वाला प्रश्न दिया जा रहा था, लेकिन भाषा प्रश्न से आज थोड़ा सा हट के जो है हम लोग आए हैं फैक्ट पर बातचीत करें, क्योंकि फैक्ट भी पूछा जाता है तो फैक्ट वाला भी आप लोगों को सेट प्रैक्टिस बीच बीच में दिया जा रहा है। और ये सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत जो है आप लोगों को ये फैक्ट यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है और फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए, इसी वजह से जो है फैक्ट भी दिया जाता है। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगति का आयोजन कहां पर हुआ था। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि बौद्ध सभी के बारे में हम लोग वैसे बातचीत कर लेते हैं चारों संगति के बारे में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति है और चतुर्थ संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये आप जान रहे हैं कि कहां पर हुआ है। तो कश्मीर में हुआ है। कश्मीर के कहां पर हुआ है, कुंडलवन में हुआ है। और इस वक्त जो है राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, कुषाण वंश के आपको कनिष्क हुआ करते थे राजा। ठीक है, सभी पर हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए यहाँ पर तो ये तो आंसर बन चुका होगा कश्मीर थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है, कश्मीर गलत लिखा हुआ है। आइए बातचीत कर लेते हैं हम लोग सभी पर। सबसे पहला जो होता है बौद्ध धर्म का जो संगति आयोजन होता है कब होता है, 483 ईस्वी पूर्व में होती है। 483 ईस्वी आपको बीसी लिख देते हैं, बीसी 483 ईस्वी, अरे उल्टा लिख दिया 400 आपको 83 बीसी में लिखा हुआ, ठीक है, ये ठीक है। 483 आपको ईस्वी पूर्व में होती है। कहां पर होती है, तो राजगृह आपको लिखा हुआ कि राजगृह में होती है। और इस वक्त पूछा जाता है कि आपको शासक कौन हुआ करता था, तो शासक कौन हुआ करता था इसी जगह हम लिखेंगे, ठीक है। अजात शत्रु हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, आजाद। आपको आजाद इतना लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा कि पूरा लिखे, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा लिखने के आजाद शत्रु, यदि चाहिए लिख आजाद शत्रु आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बातचीत करने की कोशिश करना है कि एक एक लाइन लिखना है। पढ़ चुके होंगे आप लोग, जानते होंगे। तो अजात शत्रु। और यहां पर जो पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था, तो इस जगह यदि बात करें कि महत्वपूर्ण कार्य क्या किया गया था, तो महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत हम लोग रखेंगे दो बातें याद रखेंगे, सूत पिटक और विनय पिटक। ये नई कलर चल रहा है, चलिए इस दूसरा कलर ले लेते हैं जो कलर आपको दिखाई पड़े। यहां पर जो है सूत पिटक और विनय पिटक, ये कलर सही दिखाई पड़ रहा है। हाँ ठीक है, मोबाइल पर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज्यादा इस वजह से कह सकता है कि नहीं मेरे पास सही से स्पष्ट पता चल रहा है। सूत पीटक, ठीक है। और सूत पीटक और विनय पीटक की यहां पर जो है रचना की गई थी। विनय पीटक, 3 पीटक आपको देखने को मिलता है, जिसमें से आपको पहला और दूसरा जो पीटक यहां पर 1 2 पीटक जो 2 पीटक है यहीं पर रचना की गई थी। यह भी पूछा जाता है कि सूत पीटक की जो रचना है किसके द्वारा की गई है, तो सूत पीटक आपको आनंद के द्वारा की गई है। सबकी यदि बात करें कि विनय पीटक किसके द्वारा की गई है, तो ये उपाली के द्वारा की गई है। तो आप पहला आपका जो बौद्ध संगति आयोजन होती है जो कि राजगीर में होती है 483 बीसी में अजातशत्रु के समय में, आपको ये दोनों बातें याद रखनी होगी। और एक बात और यहां पर याद रखना होगा कि यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। यदि बात करें कि अध्यक्षता, तो अध्यक्षता के लिए पेन हम चेंज कर देते हैं, पेन कर देते हैं थोड़ा सा यहां पर कलर चेंज करते हैं। और अध्यक्षता याद रखिएगा, और अध्यक्षता किसके द्वारा याद है, महाकश्यप के द्वारा किया जाता है, महाकश्यप के द्वारा। तो अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा। चले आगे चले और यहीं पर बातचीत कर लेते हैं हम लोग। जस्ट बात करते हैं कि आपको वैशाली जो दूसरा आपको संगति देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, आपको वैशाली में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, 383 आपको, यहां 483, ठीक है, यहां पर जो आपको 383 एक वर्षों के बाद होता है, 100 वर्षों के यहां पर आपको बाद देखने को मिल रहा है 483, ठीक है। और उसके बाद 400, उसके बाद 300, ठीक है, 300 आपको डायरेक्ट 383 माने हैं, तो 383 के बाद देखने को मिल रहा है। और 383 चले जाएंगे कहां पर, तो आपको किसके शासनकाल में होंगे, कालाशोक के शासनकाल में। यहां पर जो शासक होगा कालाशोक होगा। और कालाशोक के बाद यदि बात करें कि यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा, ये शासक है, ये शासक ध्यान रखेंगे, ये शासक है ना, कालाशोक। उसके बाद अध्यक्षता किसके द्वारा, तो अध्यक्षता याद रखेंगे, अध्यक्षता याद है तो आपको यहां पर अध्यक्षता जो है अलग अलग नाम लिखा रहता है, लेकिन सावा सुबुकामी लिख सकते हैं या सवाकामी, कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्या पढ़े हैं पता नहीं,
शुभकामी, सर्वकामी भी इसको लिखा जाता है, इस तरह से सर्वकामी भी लिखते हैं, सर्वकामी भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको कुछ नाम से लिखा जाता है, और आप लोग किस नाम से पढ़े हुए हैं, साबक मीर, हाँ साबक मीर के नाम से भी इनको जाना जाता है, साबक मीर। अलग अलग किताब में इसी का नाम अलग अलग रहता है, ठीक है, साबक मीर रहता है, सर्वकामी रहता है, शुभकामी, आपको जो याद है कोई दिक्कत नहीं, ये सभी काम तो साबक मीर आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 383 में आपको दूसरा देखने को मिल रहा है, सेकंड वाला देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट था, ये प्रथम था, ये सेकंड था, और सेकंड आपको याद होना चाहिए कि कालाशोक और कहां पर साबक मीर के अध्यक्षता में। और यहां पर आंशिक विभाजन आपको होता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। यदि बात करें अगला का, तो अगला आप लोगों के लिए क्या है, अगला देख लेते हैं। यहां पर है तीसरा जो पाटलिपुत्र में होता है, कहां पर होता है, यहां पर तीसरा लिख देते हैं, और तीसरा कहां पर, पाटलिपुत्र में। और तीसरा पाटलिपुत्र में कब, 250 बीसी में होता है। किसके शासनकाल में, तो यहां पर अशोक होते रहते हैं, 250 के आसपास कौन रहेगा, अशोक रहेगा। और बात करें कि अध्यक्षता यहां पर क्या जाए, अध्यक्षता यहां के लिए महत्वपूर्ण है, अध्यक्षता यहां पर मोगलीपुत्तीस किया जाता है, किसके द्वारा, मोगलीपुत्तीस, मोगलीपुत्तीस के द्वारा किया जाता है, मोगलीपुत्तीस, तो मोगलीपुत्तीस। और यहां पर महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, महत्वपूर्ण कार्य, एक महत्वपूर्ण मोगलीपुत्तीस के द्वारा तीसरा भी 2 पीठक यहां पर, तो तीसरा अभिधम पीठक इन्हीं के द्वारा रचना किया जाता है, कौन सा, अभिधम पीठक की रचना, अभिधम पीठक। तो ये याद रखेंगे आप, मोगलीपुत्तीस के द्वारा अभिधम पीठक, जो कि तीसरा आपको क्या है, पीठक है, तो आपको 3 पीठक हो गया, तीनों पीठक याद होनी चाहिए। और यहीं पर आ जाता है चतुर्थ, और चतुर्थ आप लोगों के लिए यही प्रश्न था कि चतुर्थ संगीत, तो ये तो कश्मीर में होती है, कब होती है, 78 एडी के आसपास आ जाता है, 78 एडी, एडी इस बार लिख रहा है, सभी बीसी था, इस बार एडी है, इस बार सन में आ गया है ना, 78 एडी में। किसके समय में, तो कनिष्क समय में। राजा कौन हुआ करता था, यहां पर कनिष्क हुआ करता था। यदि बात करें कि कनिष्क के समय में यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। और यहीं पर पहली बार आपको उपाध्यक्ष भी देखने को मिलता है, और उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष किस द्वारा, अश्वघोष के द्वारा, अश्वघोष, तो ये उपाध्यक्ष हुआ करता था, ये अश्वघोष। और कुछ पूछा जाता है, और यहां पर जो है इतना कम से कम आप याद रखते हैं, तो ये आपसे प्रश्न बन जाना चाहिए 78 एडी में, इतना काफी बातें हैं, आज आगे डिलीट कर दे। चलिए, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का आप लोग बनाते चलिएगा साथ साथ, यदि जो नहीं बनाए हैं साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करना है। भगवान महावीर का जन्म आपको पता होना चाहिए कि 502 जन्म दिया हुआ था। इनके जन्म में भी जो है भगवान महावीर का जो जन्म होता है, आपको ये तो जान रहे होंगे कि वैशाली के कुंडग्राम में, ये सब बात तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। और उसके बाद कब होती है, तो 540 बीसी और 599 बीसी, 2 आपको डेट किताब में दिया हुआ रहता है ना। अब जो डेट आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कि जो भी आपको डेट याद है। इनका जो प्रथम शिष्य होते हैं, तो इनका प्रथम शिष्य कौन होते हैं, इनके एक दामाद रहते हैं। इसकी पहले बेटी का नाम जान लीजिए, बेटी का नाम क्या रहता है, प्रियदर्शना होता है, प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना इनके पास एक बेटी होती है, और एक बेटी जो इनका शादी करते हैं, उनका इनका शादी किसके साथ किया जाता है, जमाली के साथ किया जाता है। शुरुआती दौर में तो है जो दामाद, और क्या कहते हैं, दामाद क्या ससुर बोलिए, दामाद ससुर में जो है पटरी नहीं बैठता है ना, तिलक नहीं मिला होगा तो पटरी नहीं बैठता है ना। उसके बाद जो है काफी खिलाफ यहाँ पर करते हैं, लेकिन बाद में यही जो जमाली जो है इसका प्रिय शिष्य बनता है। और प्रथम, प्रिय शिष्य तो नहीं कर सकता, प्रथम शिष्य कर सकता है, कि प्रथम शिष्य जो है कौन बन जाता है, तो आपको जमाली ही बनता है। तो प्रथम शिष्य आपको देखने को मिलता है क्या, जमाली ही देखने को मिलता है। और इनकी पुत्री का याद रखना है, पुत्री आपको प्रियदर्शना। और इनका एक पत्नी पूछा जाता है, पत्नी बार बार आप लोगों को दिक्कत होता है, यशोदा या यशोधरा, ठीक है। तो यशोदा या यशोधरा, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। इनकी पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम याद रखना है कि पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है, यशोदा, ठीक है। यशोधरा गौतम बुद्ध वाले में, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, महावीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो महावीर का पत्नी का नाम जो है आपको यशोदा है, यहां पर जो है। उसके बाद पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना है, जो बेटी है। और इनका दामाद कौन है, जमाली, और यही इनका प्रथम शिष्य बनते हैं। तो आसान सा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए मिलान करना, और मिलान करना है तो यहां पर हम लोग मिलान करेंगे कि कौन सा आंसर हम लोग के लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जब सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है, तो सुमेलित हम लोग मिलाएंगे, एक एक करके मिलाएंगे कि कुषाण वंश, गुप्त वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश और कलचुरी वंश। तो कुषाण वंश यदि बात करेंगे, कुषाण वंश में जो चलती थी सिक्का, यहां पर बोल रहा है लिसिका, सिक्का का जो धातुएं होती थी बिल्कुल स्वर्ण और ताम्र का सिक्का हुआ करता था। गुप्त में आपको देखने शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय में, तो आपको कुषाण के समय में ही। सर्वाधिक सोने का सिक्का आपको देखने को मिलेगा गुप्त, और रजत भी चलता है, ठीक है।
उसके बाद सातवाहन, यदि बात करें कि सातवाहन के समय में जो है स्वर्ण सिक्का ऐसा नहीं कि नहीं चलता था, लेकिन सर्वाधिक पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसके समय में जो यहां पर सिक्का चलता था, यहां पर सीसा का सिक्का। कौन सा? सीसा का सिक्का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सीसा का यहां पर सिक्का हुआ करता था, है ना। सीसा धातु जो बोर्ड है, सीसा जो धातु आपको देखने होता है, सीसा का सिक्का हुआ करता था। जबकि यदि बात करें तो आंसर आपका यही बन जाएगा। कलचुड़ी की यदि बात करें तो कलचुड़ी में स्वर्ण, रजत और ताम्र ये तीनों सही है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है केवल आपका आंसर जो बन रहा है सूची 1 में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा। अच्छे से आप मिलान कर लेंगे कि आंसर कौन सा बन रहा है। मिलान कर रहे हैं। और यदि आप आसान आसान प्रश्न, ऐसा नहीं कि आसान, आपको बता चुके हैं कि किसी दिन आपको भाषा मिलता है, किसी दिन आपको फैक्ट मिलता है, और आज आपके लिए फैक्ट वाला प्रश्न ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा बातचीत नहीं होगी, सीधा आपके पास यदि याद है तो आंसर आप लोगों का बन जाएगा। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह आपको कब देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि आपको हुमायूं इसको जो है हुमायूं को पराजित करके ये भगा देता है ना। तो आप देखते हैं कि 1540 ईस्वी, 1500 कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होती है। ठीक है, कब होती है? 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। और 1540 के बाद आपको कह सकता है कि मुगल शासक एक तरह से थोड़ा सा उसमें हुमायूं गायब हो गया, तो गायब ही हो गया, और यहां पर शेरशाह सूरी शासक बनता है। और जब शेरशाह सूरी शासक बनता है तो ये पढ़े होंगे कि 1540 से 1545 किसका शासन रहता है। आपको यहां पर अभी पूरा शासन नहीं बताएंगे, यहां पर केवल बात करेंगे कि आपको 1540 से 1545 किसका रहता है? शेरशाह का रहता है। उसके बाद आपको पता होगा कालिंजर आक्रमण के में जो है खुद अपने ऊपर जो है गोला गिरा की वजह से ये आपको शेरशाह गायब हो गया है। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण यहां पर पूछा जाता है कि इसके बाद शेरशाह के बाद जो है ना, शेरशाह का उत्तराधिकारी डायरेक्ट है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है कौन बनता है। तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी, दो आपको नाम याद रखना होगा। इनका पुत्र का नाम सबसे बड़ा नाम पुत्र हुआ करता था, बड़ा आपको आदिल हुआ करता था। बड़ा पुत्र कौन? अभी लिख रहे हैं, बड़ा पुत्र का क्या नाम हुआ करता था? आपको आदिल शाह नाम हुआ करता था, आदिल शाह। ठीक है, ये आपको आदिल शाह हुआ करता था, आपको बड़ा पुत्र हुआ आदिल खान कर दिया, आदिल खान, शाह नहीं, आदिल खान है, आदिल खान हुआ करता था। ठीक है, बड़ा पुत्र जो है आदिल खान। एक और छोटा पुत्र जो हुआ करता था ये जमान खान हुआ करता था। छोटा का नाम क्या था? यहीं पर लिखते हैं, छोटा का नाम क्या था? तो छोटा का नाम जमान खान था। और इसी दोनों को जो है शासक घोषित किया गया था। तो जो बड़ा पुत्र होगा स्वाभाविक बात है कि शासक वही बनेगा। लेकिन जब शेरशाह सूरी की अचानक मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं था कि उसका कोई ज्यादा एज हो गया था कि मृत्यु हो जाए, तो यहां पर जो है तो आपको पता है दुर्घटना की वजह से शेरशाह की मृत्यु होती है। और जब शेरशाह की मृत्यु होती है तो जो उसके और सदस्य सब गण रहते हैं, मंत्रीगण सब रहते हैं, तो राजा बनाने का आपको बनाना किसको था? आदिल खान को। लेकिन छोटा बेटा को राजा बना दिया जाता है, जमान खान को। और इसको जो है जमान खान को जो राजा बनाया जाता है, किस नाम से बनाया जाता है? इसको इस्लाम शाह के नाम से बनाया जाता है। ठीक है, इस्लाम शाह के नाम, इसलिए शाह बार बार आ रहा था, आदिल शाह आ रहा था, इस्लाम शाह के नाम से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खान को जो है परिवर्तन करके इस शाह में परिवर्तन होता है। आपको शेरशाह जैसे नाम रहता है, इसलिए इस्लाम शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। तो कौन सा राजा होगा? तो आपको उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। ठीक है, चले आगे। ये आपको यदि बात करें कि आपको ये कब तक शासक कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि 1545 में, 1545 से लेकर कब तक? 1554 तक आपको देखने को मिलता है इस्लाम शाह देखने को मिलता है। 1545 से लेकर 1554 तक आपको इसका शासनकाल देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे आपको इस्लाम शाह का। चले, इस्लाम शाह के बारे में हो सकता है कि आपके पास ज्यादा जानकारी ना हो। अगला प्रश्न है आपको, दारा सिकोह ने जो है, दारा सिकोह, ठीक है, शाहजहां के बेटे थे। शाहजहां के बेटे जो औरंगजेब के कह सकता है कि भाई थे, और औरंगजेब और दारा सिकोह में लड़ाई भी होता है उत्तराधिकारी के लिए, लेकिन आपको दारा सिकोह हार जाते हैं और राजा बन जाते हैं। कौन? तो राजा बनते हैं औरंगजेब। और यहीं पर प्रश्न पूछ रहा है कि दारा सिकोह जो है किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो ये सिर ए अकबर के नाम से जो है फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? तो आपको सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से जो है आपको फारसी में उपनिषदों को अनुवाद किया था। और ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो आपको देखने को मिलते हैं। दारा सिकोह ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे। यदि ये राजा बनते औरंगजेब के जगह पे तो भारत की स्थिति कुछ और होती। ठीक है, चले आगे बात करें। जो इतिहास बन चुका है तो कुछ और होता, क्या होता वो तो बात की बात है। ठीक है, जो इतिहास है इतिहास है। यहां पर आते हैं, अगले प्रश्न बात करता हूं, और अगला प्रश्न भी आपको औरंगजेब से ही है। वहां पर आपको था किससे? उसके पुत्र से।
ये इसके भाई से, औरंगजेब के भाई से। आप देखिए औरंगजेब जब मान के चलिए राजा बनता है तो 1707 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। यही प्रश्न है कि 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होता है। और इसके बाद जो है सत्ता पर कौन संभाला, या सत्ता कौन किसके मिला था? तो सत्ता जो मिला था यहां पर भी इसके 3 पुत्र रहते हैं, और 3 पुत्र में आपको बहादुर शाह प्रथम को देखने को मिलता है। ये 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासन रहते हैं। कब तक? 1707 से आपको अंतिम दौर में एकदम बुढ़ारी में जो है राजा बनते हैं 1707 से 1712 ईस्वी में। क्योंकि आपको पता है कि लंबे वर्षों तक जो है 49 वर्षों तक आपको कौन राजा हुए रहते हैं? औरंगजेब रहते हैं एकदम। तो इसके बेटा सब भी बूढ़े हो जाते हैं। तो 1707 से 1712 ईस्वी तक आपको बहादुर शाह प्रथम रहते हैं, जिनका की नाम क्या हुआ करता था? मुअज्जम नाम हुआ करता था। इसका क्या नाम हुआ करता था? मुअज्जम, है ना, मुअज्जम, मुअज्जम। और मुअज्जम ही जो है आपको किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राजा बनता है। ये भी आप लोग जानकारी आपके पास होगी, अवश्य होगी। आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आसान सा प्रश्न है। सभी के बारे में हम लोग देखते थे कि कौन सा किसका समय कब था। तो 1856 ईस्वी में आपको 1856 से लेकर 62 तक रहते हैं। गवर्नर कौन रहते हैं? आपको लॉर्ड कैनिंग रहता है। तो 1800 सभी का शासनकाल कम से कम आपको याद रहना चाहिए 1856 से लेके कब तक? तो आपको 61 तक, ठीक है, 61-62 तक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 61-62 तक कर सकता है। ऐसा कहे किसी किसी किताब में आपको हो सकता है कि आपको लिखा हुआ कहां तक 62 तक भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 61-62 लिखा जाता है। चलिए 1856 ठीक है लिखा हुआ 1856 से चलिए 62 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 61-62 कर सकते हैं, 62 तक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की यदि बात करें तो 1813 से आपको 23 तक, 1813 से आपको 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से लेके आपको 23 तक देखने को मिलता है क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वही बात करें कि एमहर्स्ट और ऑकलैंड, तो एमहर्स्ट का जो शासनकाल रहता है 23 से लेकर आपको 28 रहता है, और वहीं पर 36 से 42 किसका? ऑकलैंड का रहता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आपको 1823 से कब तक? 28 तक। 1823 से लेकर आपको 28 तक किसका? एमहर्स्ट का शासनकाल रहता है। और वहीं पर बात करें कि आपको लॉर्ड ऑकलैंड का, तो ऑकलैंड का कब तक? 36 से लेकर आपको 42 तक। सभी का शासनकाल आपको याद रहना चाहिए। आपको लॉर्ड आपको 36 से लेकर 42 तक किसका? ऑकलैंड का। तो ऑकलैंड के बारे में भी जानकारी जब प्रश्न यहां से पूछा जाएगा तो कम से कम शासनकाल यदि आप याद रखते हैं तो यहां से बहुत सारा प्रश्न तैयार हो जाएगा। और यहां पर अब पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है गवर्नर कौन हुआ करता था? तो आपको लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, ये जानते होंगे आप लोग। और इससे पहले हुआ करते थे कौन? डलहौजी हुआ करते थे। चलिए आधा प्रश्न ऊपर है आधा नीचे, और ऑकलैंड वाला हो चुका है। अब यहां पर आपके लिए मिलान करने वाला, और मिलान करने वाला जो है आपके लिए कूट में है। जब कूट में है तो दिया हुआ, तो आइए हम लोग कूट को मिलाते हैं। चलिए अभिनव भारत समाज की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो अभिनव, आपके पास है ना स्क्रीनिंग सही से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया है? तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है, और उसके बाद अनुशीलन समिति है, गदर पार्टी है, स्वराज पार्टी। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको जो जानकारी है, आपके पास कोई ना कोई तो जानकारी होगा, हो सकता है कि 2 ना जानकारी हो या 1 जानकारी हो। जो भी आपके पास जानकारी है उस जानकारी से जो है पहले बनाने का प्रयास करेंगे। यदि बात करें कि अभिनव भारत में जो है सबसे पहले अभिनव भारत किस नाम से जाना जाता था? 1899 ईस्वी में आपको जाना जाता था मित्र मेला के नाम से। लेकिन 1904 ईस्वी में जो है यह जो है इसको बदल दिया जाता है। बीडी सावरकर का नाम सुने होंगे। 1899 ईस्वी में मित्र मेला, यहां पर लिख लीजिएगा यदि आपके पास याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आप थोड़ा सा नोट करते चलेंगे। मित्र मेला के नाम से 1899, और इसी का नाम परिवर्तन करके आपको क्या 1904 ईस्वी में 1904 में कर दिया जाता है, अभिनव भारत का रहता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो आपको बीडी सावरकर के द्वारा की जाती है। वहीं पर यदि बात करें कि अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति पहले हम लोग जानेंगे अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेमनाथ के द्वारा 1902 ईस्वी में की जाती है। 1902 के आसपास आते हैं, और प्रेमनाथ है ना, लेकिन प्रेमनाथ तो यहां पर दिया नहीं है ऑप्शन में। प्रेमनाथ के द्वारा किया जाता है। और प्रेमनाथ जो है अगला आगे जो सौंप दिया जाता है, किसको सौंपता है? अरविंद घोष को। आगे किसको सौंप देता है? अरविंद। और यहां पर लिखेंगे नहीं, यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है अनुशीलन समिति आपको अरविंद घोष को सौंप करके ये आगे बढ़ जाता है। यदि बात करें कि गदर पार्टी, तो गदर पार्टी आपको 1913 ईस्वी में याद होना चाहिए। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में होती है, स्थापना होती है 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। स्वराज पार्टी की यदि स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है आपको 1923 ईस्वी में होती है।
तो यहाँ पर सी आर दास है, तो मोतीलाल नेहरू सी आर दास दोनों दोनों के द्वारा मिलकर, तो आपको याद रखना होगा। आ जाते हैं, बना लेते हैं हम लोग। एक का जो बन रहा है 4 बन रहा है, यदि बात करें कि 2 का जो बन रहा है आपको 1 बन रहा है। यदि बात करें गदर पार्टी, ये आप, अरे कहां चला गया, 2 का क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है। 2 का आपको जो है देखने को मिल रहा है। सी का जो देखने को मिल रहा है, सी का आपको क्या देखने को मिल रहा है, सी का आपको 2 देखने को मिल रहा है। वहीं पर स्वराज पार्टी की स्थापना बात करें कि आपको 3 देखने को मिल रहा है। 4 1 2 3, देखिए खोज रहा है कि 4 1 2 3 किसमें, 4 1 2 3, तो आंसर जा रहा है मेरा डी नंबर आंसर जा रहा है। बना रहे हैं, आगे चले। कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, और क्या बोले। और चुपचाप बैठ के ठंडे में मजा लीजिए और बनाइए, ठीक है। आने का आपको यदि लग रहा है कि आने में कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट नहीं करना है, ठीक है। आप देखते होंगे मेरे चैनल पर, आपको पता चल रहा होगा कि लड़का जो है सुबह सुबह 5:30 बजे, जब आप अंधेरे में सो रहे होते हैं, ठीक है, कंबल के अंदर में सो रहे होते हैं आजा, उस वक्त जो है लड़का जो है बाहर में इतने कुहासा में जो है सेट दे रहे होते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना मेहनत मांगता है, और उससे पहले तो लड़का सब दौड़ के आ जाता है, ठीक है। तो कितने सुबह दौड़ते होंगे, कितने सुबह सेट चलता है। सेट यहाँ पर आपको सुबह 6 बजे से चलता है, लेकिन लड़का सब जो है पहले से ही लाइन में लगे हुए रहते हैं। तो याद रखना है आपको कि कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप कितना मेहनत कर रहे हैं उससे आप तुलना कर सकते हैं कि आप कहां पे खड़े हैं, उस कतार में, पंक्ति में कहां पे आप हैं। चले आगे चले। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों के जो जलाए जाने पर, असहयोग आंदोलन आप समझ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन 1920-22, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखने को मिल रहा है क्या, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह जो है निष्ठुर बर्बादी है। तो महात्मा गांधी को जो है एक पत्र लिखा गया, और महात्मा गांधी को पत्र लिखने के साथ जो है कहा गया कि यह निष्ठुर बर्बादी है। यह कथन जो है किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया कि जब आप विदेशी वस्त्र को खरीद ही लिए हैं, उपभोग करिए, क्यों बर्बाद कर रहे हैं ना, बाद में आप ही को। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा रुपया धन है, आम पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आम पब्लिक जो है एक तरह से आवेश में आके उसको जला दे रहा है, फिर बाद में नुकसान किसको होगा, यदि आपके पास नहीं है तो दिक्कत तो आप ही को फिर होगा। यही कहना, इसका कहने का अर्थ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की निष्ठुर बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है। असहयोग करिए, आंदोलन करिए, लेकिन वस्त्रों को जलाइए मत, है ना। आप और बच्चे सबको तो यहाँ पर आसान हो गया कि चलो अब सहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो है पढ़ने ही नहीं जाना है ना, तो पढ़ने से बचना है, ठीक है। अब क्या स्कूल किसका था, अंग्रेजों का था, तो असहयोग करना है, जाना ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बच्चे के लिए तो बच्चा बोला कि चलो सही है मेरे लिए, है ना। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जो है बाल से ही है संबंधित, बच्चे से, और बच्चे से संबंधित आप लोगों के लिए प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पर बाल कर देना है, थोड़ा सा प्रश्न को सुधार करना है कि आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 आपको दिया हुआ है कि 2005 के तहत जो है किस वर्ष की गई थी। तो ये आपको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो है 2005 में आता है। और यहां पर पूछ रहा है कि आपको ये संसद है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना कब की गई। स्थापना जो आपको देखने को मिलता है ये कब, 2007 में की गई, मार्च आपको 2007 में की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको 2005 में आता है, और स्थापना आपको 2007 में कुछ दिनों के बाद होती है। ऐसे नहीं कि आज आया आज ही स्थापित कर दिया गया। कमेंट आ रहा है, कमेंट ले लेते हैं। कमेंट किनका आ रहा है, वीडियो बफर हो रहा है, वीडियो बफर हो रहा है यहाँ पे बाबू, सही चल रहा है, ठीक है। एक बार आप फिर से ओपन करके चलाइए, ठीक ना। एक बार ऑफ ऑन करके फिर से चलाइए, उम्मीद है कि आपके लिए सही आएगा। वीडियो बफर हो रहा है तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपके लिए 3 आपको ओपन करके रखे हैं कि किसमें क्या दिक्कत है। ओबीएस है, यूट्यूब खुला हुआ है, ठीक है। तो सभी कुछ आपके लिए पीछे स्क्रीनिंग है लगा हुआ, तो यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, आवाज भी बिल्कुल सही है। एक बार बाबू फिर से आप ओपन अपना जो सेटअप जिस पे भी देख रहे हैं उसको एक बार सेटअप को फिर से आप आदि मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को फिर से ऑफ ऑन करके एक बार चलाइए, अच्छे से आपके पास क्वालिटी आएगी, बिल्कुल क्वालिटी सही आ रही है ना, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। एक बार आवाज देखते हैं कि आवाज आपके पास सही है, सही है, आवाज भी सही है, ठीक है। जैसे यूट्यूब खोलते हैं प्रचार ही आ जाता है। चलिए आगे आज है, चले एक बार आप फिर से ओपन करेंगे और चलेगा, अच्छे से चलेगा, कोई बात नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह, आइए आराम से पढ़ेंगे। प्रश्न आपके लिए पूरी तरह से जूम करके दिए हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान से सीमा है तो पाकिस्तान से सीमा कौन कौन सा राज्य टच करता है।
आपको अब सभी का राज्य का सीमा याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा सीमा आपको टच करता हुआ है। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है किस साइड है, आपको किस साइड है, आपको ईस्ट वेस्ट किस साइड है। तो यहां से यदि बात करें कि ये यदि भारत है तो भारत से आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी साइड आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। और पश्चिमी साइड जो है कौन कौन सा सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कौन सा, आपको राजस्थान गुजरात, ठीक है, राजस्थान गुजरात देखने को सबसे पहले आपको क्या, गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात लिख लेंगे यहां पर, उसके बाद राजस्थान लिखेंगे, राजस्थान, राजस्थान से ऊपर चलेंगे तो क्या पंजाब चलेंगे, और पंजाब से ऊपर चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर जे एंड के लिख देंगे, जे के लिख देंगे जम्मू कश्मीर, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या, लद्दाख देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है पुराना है तो आपको लद्दाख का ऑप्शन है नहीं, तो पुराने के अंतर्गत जो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो इसको जम्मू कश्मीर में पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर में ले लेंगे। अब देखिए कौन कौन सा राज्य आपके लिए सीमा साझा करता हुआ दिखा पड़ रहा है, जम्मू बिल्कुल सटेगा, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश क्या सटेगा, हिमाचल प्रदेश का कहीं पर नाम नहीं लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का कहीं पर नाम नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ये खत्म हो गया। आगे आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पंजाब, चल बिल्कुल पंजाब सटेगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सटेगा, राजस्थान बिल्कुल सटेगा, गुजरात बिल्कुल सटेगा, ठीक है। तो आंसर मेरा यहीं पर बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे देखते हैं क्या आगे कुछ ऐसा भी है क्या कि वो भी बन रहा है, पंजाब बिल्कुल है ना, हरियाणा बिल्कुल, अरे हरियाणा नहीं, हरियाणा कहां से, हरियाणा कहां से आ गया बीच में, हरियाणा तो बीच में है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहां पर भी कट जाएंगे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हो सकता है कि आप कहां से लिए हैं वहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहां पर फिर से आ गया, ठीक है। तो क्या हिमाचल प्रदेश आपको आएगा, आपको सीधी सी बात है, देखिए यहां पर क्या है, आपको जम्मू कश्मीर पंजाब, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश यहां पर भी नहीं आएगा, तो यहां पर भी हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कौन सा आंसर बन रहा है। अब आते हैं डायरेक्ट केवल आंसर पर बात कर रहे हैं, तो आंसर केवल आपको बन रहा है कौन सा, बी नंबर आंसर बन रहा है ना। आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हड़बड़ाने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे मैप वाले प्रश्न में हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत पढ़ के जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें हो जाएगा गलत कि कौन सा है। हम लोग सबसे पहले मैप देखेंगे कि कौन सा मैप के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मैप के अंतर्गत है सबसे पहले आपको गुजरात, गुजरात के बाद देखने को मिलेगा क्या, राजस्थान, राजस्थान के ऊपर चलेंगे तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा, बोलिए, पंजाब, पंजाब के ऊपर चलेंगे तो हम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा ऊपर में चलेंगे तो आपको लद्दाख वाला भाग, जो आपको जब 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो विभाजित कर गया तब इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यदि पुराना प्रश्न है तो आपको जम्मू कश्मीर ही दिया हुआ रहता है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। चले आगे, आंसर आप बना चुके होंगे, बनाएंगे आसानी से बनाएंगे, ठीक है। यदि कमेंट आप करना चाहते हैं तो साथ साथ जो है बनाने का प्रयास करिएगा। नंबर 1 के नंबर लेकिन जैसे कि 12 नंबर आपके पास है और 12 नंबर का आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है सही सुमेलित आपके लिए करना है, आपके लिए प्रश्न आपके लिए पीछे में है, ठीक है। और जैसे ही प्रश्न आपके लिए पीछे में है तो यहां पर है कि बोमडीला जो आपको देखने को मिलता है, और ये सब जो है दर्रा है, बोमडीला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, भोटघाट दर्रा है और पालघाट दर्रा है, और सुमेलित करना है कि कौन सा आपको किस राज्य में है या नहीं है। तो बोमडीला जो आपको दर्रा है एकदम बिल्कुल आपको देखने को मिलता है कहां, आपको अरुणाचल प्रदेश में ही है। कहां पर है, आपको अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला जो है आपको कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अच्छे से ये सही हो गया बोमडीला। और कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, बनाइएगा आप लोग, पहले आंसर दीजिए कौन सा आपके लिए आंसर लग रहा है कि कौन सा सही होना चाहिए। नाथुला, ये बात करके नाथुला, तो नाथुला जो दर्रा देखने को मिलता है आपको सिक्किम में, जो कि तिब्बत के रास्ता जोड़ता है, चाइना का रास्ता जोड़ता है। भोरघाट, यदि बात करके भोरघाट कहां पर है, तो भोरघाट आपको जो है कहां पर है, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है आपको महाराष्ट्र में, एमएच लिख देते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई नासिक के बीच में आपको देखने भोरघाट। यहां पर केवल महाराष्ट्र याद रखेंगे, अभी आपको राज्य लिखा हुआ था, भोरघाट जो आपको कहां पर है, आपको महाराष्ट्र में है। पालघाट आपके लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ, पालघाट जो आपको कहां पर है, केरल में। आंसर आपका बन चुका है कि आंसर आपका कौन सा होगा, सी नंबर आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला देखिए आप लोगों के लिए क्या है, सिलवासा जो राजधानी है। तो सिलवासा जो राजधानी है, ये पहले पुराना एक बार बात कर चुके हैं कि ये पुराना प्रश्न है, और सिलवासा वैसे वर्तमान में आप किसी की राजधानी नहीं है। तो लेकिन अब पुराने के अंतर्गत यदि 2020 से पहले, आप 26 जनवरी 2020 से पहले जाते हैं तो ये राजधानी हुआ करती थी। तो राजधानी ये हुआ क्या किसका करती थी, तो ये दादर नागर हवेली का हुआ करती थी। किसका हुआ करती थी, दादर नागर हवेली का, है ना। तो दादर नागर हवेली का आपको सिलवासा हुआ करती थी कब, 26 जनवरी आपको 2020 से पहले, है ना। 26 जनवरी 2020, तो 26 जनवरी ये 2020 को ये डेट याद रखेंगे। और यहां पर क्या किया जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली है, इसको जो है मिला दिया जाता है। इसको हम करते हैं 20 को काट देते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इसको क्या कर दिया जाए, मिला दिया है एकदम पूरी तरह से। इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया ना, इसको पूरा का पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली। और ये जो सिलवासा जो राजधानी अब किसकी राजधानी,
यहाँ पर दमनदीप केवल मानते थे, तो यहाँ पर राजधानी दमन को मानते थे, और दादर नगर हवेली की राजधानी को किसको, सिलवासा। अब तो जब दोनों को एक कर दिया है तो कोई एक राजधानी होगी, तो कौन सी राजधानी होगी, सिलवासा या दमन। तो यहाँ पर जो राजधानी बनाया गया, किसको बनाया गया, तो राजधानी दोनों को मिलाकर जो है राजधानी बनाया गया, दमन को राजधानी बनाया गया। कब से, ये 26 जनवरी 2020 को। प्रश्न जो है थोड़ा सा इसको, प्रश्न को जो है आप सुधार कर लेंगे, प्रश्न को इस तरह से, जो प्रश्न है प्रश्न के अनुसार से भी आपको आंसर बता चुके हैं, लेकिन उचित होगा क्या अब जो आपको आने वाले दिनों में यदि पूछा जाएगा प्रश्न, तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। सिलवासा अब है ही नहीं वर्तमान में राजधानी, सिलवासा शहर है, ऐसा नहीं कि सिलवासा गायब हो गया, सिलवासा शहर है लेकिन राजधानी के रूप में नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां राजधानी के रूप में आपको सिलवासा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आगे आप लोगों के लिए क्या प्रश्न है। निम्न नदियों में से जो है कौन सी आपको सर्वाधिक प्रदूषित नदी देखने को मिलती है, आपके लिए प्रश्न कर देते हैं ऊपर, जिससे कि आपको प्रश्न पढ़ने में सुविधा हो। तो प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित नदियों में से, निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है कि जो कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सी नदी है, सभी आपको सभी प्रदूषित नदियां हैं। पेरियार तो ठीक ठाक नदी है, ठीक है, आपको गोमती और महानदी भी थोड़ा ठीक है, आपको गोमती और दामोदर में हो सकता है कि आपको दिक्कत होता होगा कि कौन सी गोमती माने या दामोदर। तो यहाँ पर जो प्रदूषित नदियों के अंतर्गत जो है सबसे सर्वाधिक प्रदूषित आपको देखने को मिलती है कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है आपको प्रदूषित नदी के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि यमुना रहता तो यमुना मेरा बन जाता आंसर, तो यमुना वर्तमान में है नहीं। एक आपको महाराष्ट्र में पवना है, यमुना पवना, ठीक है, तो पवना भी आपको जो है एक तरह से पूरी तरह से देखने को मिलती है क्या, प्रदूषित नदी है ना। तो डैम बनाकर उसके बाद पूजा पाठ करके जो है व्यक्तियों के द्वारा, एक तो क्या क्या उद्योग के साथ साथ आपको डैम के साथ साथ आपको पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप के वजह से जो है नदियां क्या होती है, प्रदूषित होती है। और भारत में जनसंख्या के साथ साथ जो है धार्मिक क्रियाकलाप नदियों में बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से जो है, और राज्यों के द्वारा भी किया जाता है। सब बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है ना। पटना में देखते होंगे तो पटना की जितनी भी नदी आपको नाला है, ठीक है, सभी नाला अंतिम अवस्था में कहा जा रहा है, गंगा में प्रवाहित हो रहा है। और आप जाके फिर से उसमें क्या कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो आप कितना शुद्ध हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितना शुद्ध हो रहा है। जितना भी यहाँ पर जो है समझ रहे हैं कि सभी सुबह सुबह का शाम तक का सभी पानी आपको गंगा में जा रहा है। ये केवल पटना का स्थिति नहीं है, आप कानपुर में जाएंगे तो कानपुर में तो गंगा जो है एकदम काला का है, क्योंकि वहां पर जो उद्योग का है, उद्योग का जो जितने भी चमड़ा उद्योग सब है, वो पानी डायरेक्ट बहाती है कहां पर, तो एकदम कहां पर, गंगा में प्रवाहित कर रही है। तो गंगा इस तरह से प्रदूषित आपको बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि भारत को कितने आपको भूकंपीय जोखिम अंचलों में जो है विभाजित किया गया है। तो जोखिम अंचलों के अंतर्गत यदि बात करें कि भारत को कितने जोखिम अंचलों में है, वैसे 5, लेकिन भारत को जो है आपको 4 ही, भारत को याद रखना है कि भारत को जो है 4 ही आपको अंचलों में जो है जोन 1, 2, 3, 4, 5 रखा गया है। लेकिन भारत जो है जोन आपको 2, 3 और 4, 5 के अंतर्गत आता है। तो पहला जोन के अंतर्गत नहीं आता, यहां पर याद रखेंगे 4 आपको जोन के अंतर्गत, भूकंपीय जोन के अंतर्गत रखा गया है। और ये हिमालय के क्षेत्र वाला जो है भारत, यहां पर सीधी सी बात है रखेंगे। आगे आ जाते हैं, आपको महानदी पर जो निर्मित बांध का नाम क्या है, तो महानदी पर निर्मित बांध आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। महानदी पर जो निर्मित बांध है उस बांध को क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध बोलते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध, ठीक है, ये आपको भाखड़ा नांगल ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ना महानदी पर आपको जो देखने को मिलता है निर्मित बांध है, ये कौन सा है, आपको हीराकुंड पर, जो कि आपको कहां पर, ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको गेहूं का फसल रोग नहीं है। और गेहूं का फसल रोग जैसे बात करता है तो आपको याद रखना होगा सभी के बारे में, कौन सा रोग कहां पर होती है, यह देख लेते हैं। आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है जो कि गेहूं के लिए नहीं हुआ। आप लोग भी तो कमेंट कर सकते हैं साथ साथ, यदि बनाने का चाह रहे हैं तो आप साथ साथ बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है, तो गेहूं की फसल का रोग आपको देखने को, सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लास्ट है, ठीक है, क्या है आपके लिए, सबसे पहले ब्लास्ट है। और यदि बात करें कि ब्लास्ट कहां पर होती है, किसके लिए ये ब्लास्ट रोग है, तो ब्लास्ट जो है धान में होने वाला रोग है। किसमें, धान, चावल जो आप देख रहे होंगे, ठीक है, चावल तो खाते हैं, लेकिन जो उस शुरुआती अवस्था में धान जो होती है, धान में होता है। और किस प्रकार से ये धान में जो है होने वाला रोग है, ये कवक द्वारा रोग होने वाला है। वहीं पर बात करेंगे टिक्का, और टिक्का में जो है टिक्का रोग किसको होती है, ये मूंगफली को, ये किसको, मूंगफली। और मूंगफली में जो होने वाला रोग है यह भी कवक के माध्यम से होने वाला रोग है, ठीक है। और आपको
क्या है? डस्ट है। तो डस्ट आपको प्रदूषण, आपको धूल कण के अंतर्गत आता है। तो डस्ट ऐसा किसी को नहीं कह सकते प्रभावित करता है, तो डस्ट तो सभी को प्रभावित करता है, नहीं तो किसी को नहीं। यहाँ पर जो है रस्ट, रस्ट जो देखने को मिलता है ये गेहूं की आपको फसल का रोग होने वाला है, और ये भी क्या होती है? आपको कवक से होने वाला रोग है। तो ये भी कवक से, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के, तो आंसर बन चुका होगा आपका डी नंबर आंसर बनेगा। आगे चले, खनिज और जिले निम्न में से जोरों में से आपको बिहार से संदर्भित प्रश्न है, और बिहार से संदर्भित प्रश्न है तो आपको मिलान करने के लिए है कि कौन सा जिला जो है किसके लिए आपको जाना जाता है। यदि बात करें कि आपको किसके लिए, तो लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन जो है आपको कैमूर, बिल्कुल आपको क्या कौन सा जोड़ा सही है, तो लाइमस्टोन। तो ये पहला ही जोड़ा आपके लिए क्या है? सही है, आंसर पहला ही बन जाएगा कि लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, कौन सा स्टोन? कैमूर जाना जाता है। यहां पर बात करें कि मायका, तो मायका यदि बात करें कि मायका किसके लिए जाना जाता है, तो मायका, मायका जो जिला है कौन सा जिला है, तो क्या भागलपुर? नहीं होगा, भागलपुर के स्थान पर कौन सा होगा? गया और नवादा होगा। क्या होगा? गया नवादा का क्षेत्र आपको जो देखने को मिलता है, गया नवादा, यहां पर आपको मायका पाया जा रहा है। ठीक है, गया नवादा पटना के बगल में आपको देखने को मिलता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट आपको पटना के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यदि बात करें कि क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो मधुबनी में नहीं, क्वार्टजाइट के लिए आप चले जाएंगे भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो चले जाएंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि बात करें आपको लेड, आपको जिंक, तो लेड जिंक कहां पर देखने को मिलेगा, ये बांका, भागलपुर। ठीक है, बांका और रोहतास का क्षेत्र, ये कहां पर? बांका और रोहतास, बांका लिख देते हैं, बांका का क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर बांका, भागलपुर भी ले सकते हैं, भागलपुर में भी, भागलपुर बांका के क्षेत्र में जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलें, आपको भूकंपीय ऊर्जा जो आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में आपको स्थित है, तो राज्य के बारे में बात कर रहा है कि आपको भूतापीय ऊर्जा आधारित, तो भूतापीय ऊर्जा आधारित जो है किस राज्य में स्थित है, तो सभी पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक ही पूछ रहा है, चलिए ठीक है, मानकीकरण बिजली संयंत्र है, तो भूतापीय आपको देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, ये हिमाचल प्रदेश। कहां पर? तो आपको बिजली संयंत्र जो देखने को मिलता है ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, सही चल रहा है, आधा स्क्रीनिंग आ रहा। अब आप कमेंट नहीं कर, आप कमेंट करके बताएंगे क्या वीडियो आपके लिए जो क्वालिटी आपके पास उपलब्ध है क्या सही तरीके से पहुंच रही है, बता सकते हैं। ठीक है, साथ साथ चले, तो यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा आंसर, तो आंसर आप लोगों के लिए है हिमाचल प्रदेश है। आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न, और ये सभी प्रश्न पहले पूछा जाता था, बिहार वाला जो एग्जाम होता था उस समय में। स्वर्ण आपको चतुर्भुज परियोजना की याद, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या स्वर्ण चतुर्भुज, वहीं पर स्वर्णिम इसको होना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है किसके विकास से है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो आती है ये कब आती है, तो 2001 ईस्वी में, और उस वक्त शासन रहा था किसका, आपको अटल बिहारी वाजपेयी का। और इनके द्वारा कहा जाता है क्या, जितने भी महानगर हैं सभी महानगरों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। 4 महानगर जो आपको बड़े 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, है ना, कोल लिख देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, कोलकाता। उसके बाद आपको चेन्नई। तो यहां पर जो है आपको इस महानगरों को जोड़ा जाना चाहिए, सभी 4 महानगरों को। और ये किस परियोजना के अंतर्गत, तो आपको इसलिए चतुर्भुज 4, तो चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत ये शुरुआत कब होती है, 2021 से, और इसका प्रारंभ ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो चुकी है, ये लगातार अभी भी जो है इसमें कार्यरत काम हो रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जितने भी सड़क परियोजना है उस पर काम किया जाता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है क्या है, माउंट एटना। और माउंट एटना पूछ रहा है क्या क्या, माउंट एटना क्या है, एक पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है, एक पठार है। आप बता सकते हैं, जो है ऑनलाइन बता सकते हैं कि क्या है माउंट एटना, क्या है माउंट एटना। आपको पर्वत है, पर्वत शिखर है, पठार है, ज्वालामुखी है, या पर्वत है, क्या आपको लग रहा है, कौन सा आपको आंसर उचित लग रहा है, बताएंगे जल्दी जल्दी। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपसे साथ साथ जो है बातचीत करेंगे, यदि आप नहीं कमेंट कर पाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या है ना। जब तक आप लोग आंसर देंगे तब तक हम चलते हैं आगे, बात करते हैं, इसी जगह बातचीत कर रहे हैं। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं बाबू, वीडियो यदि देख रहे हैं आपके लिए लग रहा है कि फायदेमंद है। वैसे प्रश्न आप लोगों के लिए आसान आसान आज है, लगता होगा कि ये फिजूल का प्रश्न है ना। छोटा छोटा भी प्रश्न पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में जो है कभी कभी छोटा छोटा भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल भाषा वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा। छोटा प्रश्न यदि आप गलत कर देंगे तो दिक्कत की बात है, बड़ा प्रश्न गलत करेंगे तो सभी कोई गलत करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटा प्रश्न यदि आपसे गलत हो जाता है तो वहां पर दुर्भाग्य वाली बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न तो सभी से बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं बनेगा, सभी से बनेगा। इसी वजह से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कमेंट करना चाह रहे हैं, आप कमेंट करके आप जवाब देना
दे सकता है ना कि आसान आसान प्रश्न आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है, अब देखिए आंसर आप लोगों को जो आंसर शीट में जो है तैयार करवाया गया था, क्या आपको एक पर्वत शिखर है, लेकिन पर्वत शिखर नहीं है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। क्या है? आपको ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। और ये है कहां पर? इटली के सिसिली द्वीप पर है। ये कहां पर है? आपको इटली, और इटली जाएंगे तो इटली पे आपको एक सिसिली द्वीप देखने को मिलेगा, और इटली के सिसिली द्वीप पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, क्या? आपको एटना देखने को मिलेगा। और ये क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, ये क्या है? ज्वालामुखी है ना। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी आपको झील तंजानिया युगांडा के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? आसान आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है आपको तंजानिया, है ना, तंजानिया और कहां पर? युगांडा। और ये झील है कहां पर? तो ये झील आपको अफ्रीका में है। और अफ्रीका की बता ऐसे भी सकता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, और अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील आपको देखने को मिलता है इसका नाम है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करना है। और कमेंट करने के साथ साथ जो इसका आंसर अब तक अभी कमेंट नहीं किया है ना, क्या कमेंट कर रहे हैं? वीडियो बफर हो रहा है अभी भी, तो मेरे द्वारा बॉस कुछ नहीं किया जा सकता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो मेरे लिए कह सकते हैं कि सही तरीके से आ रहा है ना। और इसके आगे आप लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, सर से। यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं, या ऑफिस में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आपको झील तंजानिया युगांडा के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आंसर कौन सा होगा? विक्टोरिया झील। कौन सी झील होगा? आपको विक्टोरिया। और विक्टोरिया कहां पर है? अफ्रीका। और अफ्रीका के क्या है? सबसे बड़ी, अफ्रीका की क्या है? आपको सबसे बड़ी आपको झील देखने को मिलती है जो विक्टोरिया है। और ये विक्टोरिया में जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के साथ तंजानिया, केन्या, केन्या भी आप यहाँ पर तंजानिया युगांडा एक और देश लिख सकते हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या, इसके सीमा पर ये आपको देखने को मिलता है। तंजानिया, युगांडा, केन्या, अफ्रीका में जो है सबसे बड़ी झील है, और इसी के सीमा पर आपको सबसे बड़ी विक्टोरिया देखने को मिलता है। और यहां से जो निकलती है आपको व्हाइट नील निकलती है। और ताना झील से आपको बता चुके हैं, ताना झील के बारे में नहीं है, चलिए। ताना झील से आपको देखने को मिलता है, तो एक आपको निकलती है क्या? ब्लू निकलती है, और दोनों आगे जाके खार्तूम शहर में मिल जाती है। कहां पर? खार्तूम शहर में मिलती है, और उस जगह से बन जाती है नील नदी बन जाती है। तो यहीं से आपको विक्टोरिया से ही निकलते हुए दिखाई पड़ रही है, आपको व्हाइट नील देखने को मिल रहा है ना, व्हाइट। चलिए आगे चलें, आंसर बना लिए होंगे। चलिए, 90s आपको ईस्ट रीच देखने को मिलता है, और कुछ दिन पहले भी आपको रीच करवाया है, यहां पर फिर से रीच है। और रीच इस बार जो है आपको 90s आपको ईस्ट रीच है, और 90s ईस्ट रीच है कहां पर अवस्थित है? क्या आप जान रहे हैं? आप बता सकते हैं। यदि कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर है। साथ में यदि आप बनाना चाहते हैं तो कि कहां पर है, तो जल्दी से आप कमेंट लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रुकते हैं आपके लिए, यदि आप कमेंट करते हैं तो साथ अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है ना। थोड़ा सा यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपके लिए फायदा रहेगा, है ना, कि कुछ और भी साथी जो है जुड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सर के चैनल से तो आप लोग जुड़े हुए हैं ही, है ना। और जो नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। सर के चैनल पर जो है आपको शाम में प्रतिदिन जो है यहाँ पर बिहार दरोगा का वर्तमान में जो है सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। यदि आप सेट देना चाहते हैं, ऑफलाइन में सेट देना चाहते हैं, तो वह भी आप देख सकते हैं। और मार्केट के जितने भी आपको टीचर हैं, ठीक है, वो कोई भी टीचर हैं, जीएस के महारथी हैं या कोई भी हैं, और यदि किताब है तो सभी का सेट प्रैक्टिस आपको यहाँ पर जो है प्रतिदिन जो है हो रही है। और ये आज से नहीं हो रही है, ये लगातार आपको पिछले वर्ष से आपको जनवरी से हो रही है, और उस जनवरी से इस जनवरी तक आ चुके हैं। और लगातार जो बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी कितना धारदार हो चुकी होगी। तो ये आप पिछले साल से, ठीक है, अब आने वाला एक वर्ष से तो आपको लगातार करवा रहे हैं। ठीक है, और ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए जो है खिलौना के तहत जो है कह सकते हैं कि जिस तरह से बच्चा के लिए खिलौना होता है, उसी तरह आप लोगों के लिए ये सब प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न आप लगने लगा होगा, क्योंकि इतना आप लोग हार्ड प्रश्न कर चुके हैं कि ये सब प्रश्न अब आसान हो चुका होगा। चलिए अगले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ इसका आंसर नहीं बताया कि आपको 90s ईस्ट रीच जो है कहां पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? हिंद महासागर के अंतर्गत जो कटक तैयार होती है उसी को बोला जाता है, आपको 19 आपको ईस्ट रीच बोला जाता है।
आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको देखने होता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको किस नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो यह नाम है आपको, या आपको नदी लिखा हुआ है नदी, और क्या नाम है आपको? माजुली नाम है। क्या नाम है आपको? माजुली। ठीक है, और ये माजुली है कहां पर? असम में माजुली आपको देखने को मिलता है। तो भारत में ही असम में, असम राज्य में विश्व का आपको क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप देखने को मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तैयार की जाती है। और यहां पर भी जो ये प्रश्न है आसान है, लेकिन आप लोगों का जो है अधिकांश छात्रों का प्रश्न जो है गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है आइए समझ लेते हैं। कि संविधान आपको निर्मात्री है लिखा हुआ, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति थी। इसके झंडा समिति के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। और आंसर बिल्कुल आप लोगों के लिए सही है, राजेंद्र प्रसाद। और आंसर भी आप लोगों के लिए राजेंद्र प्रसाद करवाया गया था, लेकिन अधिकांश जो छात्र मारे थे जेबी कृपलानी मारे थे। जब आपको केवल झंडा समिति रहेगा, क्या रहेगा? केवल झंडा समिति, है ना, केवल आपको झंडा समिति, झंडा समिति, ठीक है। तो यहां पर आप मारेंगे क्या? तब मारेंगे आप जेबी कृपलानी का। लेकिन जब आपको संविधान निर्मात्री आपको परिषद की दिया हुआ रहेगा कि परिषद की, या आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा? तदर्थ झंडा समिति, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको तदर्थ आपको झंडा समिति लिखा हुआ रहेगा। इस दोनों अवस्था में जो है आपको आंसर बनेगा, क्या बनेगा? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है आपको बी.आर. अंबेडकर के बारे में जानते होंगे कि बी.आर. अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, सबसे महत्वपूर्ण आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। तो प्रश्न बना चुके होंगे, और यहां पर प्रश्न आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को जो है समझने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ये समझेंगे कि जेबी कृपलानी की कहां पर जेबी कृपलानी आंसर बनेगा, कहां पर राजेंद्र प्रसाद बनेगा। तो केवल जब झंडा समिति रहेगा उस वक्त जो है जेबी कृपलानी बनेगा, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है, ले लें अगला। चलिए, ये प्रश्न आप बनाने का प्रयास करेंगे कि भारत के आपको सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो है स्पष्ट किया है किस आपको वाद में, है ना। आपको सभी के लिए जो है वाद होती है, किस वाद में? तो सभी पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, यह बोला जाता है कब? आपको शंकरी प्रसाद 1951 ईस्वी में। कब आपको मूल संविधान में संशोधन हो सकती है? ये शंकरी प्रसाद आपको 1951 ईस्वी में FR लिख देते हैं, फंडामेंटल राइट। इसमें संशोधन क्या बोला जाता है कि संशोधन हो सकती है, संशोधन हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आधारभूत ढांचे में कह सकता है कि सिद्धांत का स्पष्ट करने के लिए बात करता है। उसके बाद गोलकनाथ में यदि बात करेंगे, गोलकनाथ 1967 ईस्वी में, और यहां पर आके बिल्कुल पूरी तरह से जो है बदल दिया जाता है। ये जो फैसला रहता है आपको मूल अधिकार में संशोधन, यहां पर बोला जाता है कि संशोधन किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकती है। संशोधन यहां पर काट देते हैं, इसका मतलब है कि संशोधन नहीं हो सकती है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है आपको केशवानंद जो भारतीय बनाम आपको केरल राज्य 1973 आती है, यहां पर आपको देखने को मिलता है, बोला जाता है कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में जो है किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए बगैर जो है आप संशोधन कर सकते हैं, संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन जो है यहां पर होती है, 24वां संविधान संशोधन को बदल दिया जाता है, और अब देखने को मिलता है कि यहां पर संशोधन आप कर सकते हैं। और सज्जन सिंह जो बात आपको देखने को मिलता है, ये पूर्व रियासतों से संबंधित है। तो ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। आज अगले प्रश्न पर बात करें, साथ में बना रहे हैं, चलिए। जिनको आवश्यकता लगेगा तो बनाएंगे साथ में, जिनको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं महानुभाव के पास और उन्हीं के पास जाके आप सेट दे रहे हैं, तो वहीं पर जाके देना है ना। तो यदि आप यहाँ पर लग रहा है, आपको लगता होगा कि देखिए कि पढ़ने का तो कहीं पे भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि आप इसी जगह पढ़ते हैं, लेकिन सेट जो है आप कहीं पे भी दे सकते हैं। और आप बनाना है कि सिर्फ बनाने का है ना। और आप लोगों के दिमाग में केवल रहता है कि हम उनके यहाँ पढ़ते थे, दूसरे के यहाँ सेट क्यों दें, है ना। यदि ऐसा सोचते हैं, ऐसा आपके दिमाग में उपज हो रहा है, तो क्या कहा जा सकता है, तो आपको जो है थोड़ा सा माइंड आपको और थोड़ा सा विकसित आपको होना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तब कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा आप में बचपना है। स्वतंत्र भारत में प्रथम, आप आज सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जो है संसदीय सचिव का जो है पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बार जो है संसदीय सचिव का पद जो है किस वर्ष सृजित किया गया था। तो ये आपको फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्ट है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आप लोगों के लिए बनेगा 1951 बनेगा। आज कुछ नहीं है ऐसा, प्रश्न पे कुछ ऐसा नहीं है कि बातचीत करने वाला है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बातचीत करते हुए निकालेंगे प्रश्न, है ना। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए जो है नामांकित की गई थी, और इस अभिनेत्री का नाम क्या था? इस अभिनेत्री को आप लोग जानते होंगे, और ये अभिनेत्री जी संजय दत्त की माँ, और संजय दत्त की जो माँ थी उनका नाम था क्या? नरगिस दत्त था, है ना।
जान रहे हैं नरगिस को? तो नरगिस जो सुनील दत्त है उन्हीं की ये पत्नी थी, नरगिस दत्त, और राज्यसभा के लिए पहली ऐसी अभिनेत्री थी, जो प्रथम अभिनेत्री थी जो कि आपको यहाँ कला के क्षेत्र से यहाँ पर गई थी, है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस आपको केस की है? दूसरे, अब देखिए सबसे पहला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको? दूसरा पूछ रहा है। जो दूसरा जो आपको देखने को होता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या केशवानंद भारती है लिखा हुआ कहीं पर? चलिए कहीं नहीं लिखा हुआ, चलिए नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको केशवानंद जो है आपको 13 का है, और 11 जो खंडपीठ का तैयार होता है ये आपको होता है, दूसरा होता है आपको गोलकनाथ केस में ही होता है। तो आपको दूसरा जो है गोलकनाथ केस में होता है, जबकि आपको 13 जो होता है कौन सा? केशवानंद में होता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री संबंधी आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी पर आइए एक एक बात करते हैं, एक एक ऑप्शन पर। वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा जो चयनित होता है, तो यहीं पर पहला ऑप्शन में ही जो है गलत है। तो मुख्यमंत्री का क्या होता है? आपको चुनाव होता है, और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा कह सकते हैं एक तरह से। देखिए जनता के द्वारा तो मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, और उस विधानसभा के सदस्यों में से जो एक तरह से मुखिया होते हैं, और मुखिया यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं आपको, जो बहुमत दल के जो सदस्य होते हैं उसको चुना जाता है। तो ये आप तो समझ रहे होंगे कि राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं किया था, किसी को ऐसा नहीं कि चयन करके एकदम उठा के बैठा दिया है ना मुख्यमंत्री बनाते। साधारणतः जो है राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है। वह राज्य क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन आपको सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, तो सही नहीं, तो आपको आंसर यही बन जाएगा। लेकिन हम लोग सभी पर बातचीत करेंगे, सभी ऑप्शन पर। वह राज्यपाल के द्वारा जो औपचारिक नियुक्ति होती है, बिल्कुल नियुक्ति इन्हीं के द्वारा होती है, और नियुक्ति के साथ साथ जो है आपको देखने को मिलता है, चलिए नियुक्ति कर सकते हैं, चलिए राज्यपाल के द्वारा, है ना, और शपथ भी राज्यपाल के द्वारा। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो जो भी जीतते हैं, और जीतने के साथ जो है बहुमत दल के जो सदस्य होते हैं, उसका पद जो है, अब देखते हैं, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल बहुत से कारकों पर निर्भर करता है कि एक तरह से वहां पर उनको क्या कह सकते हैं कि जीता है पार्टी की नहीं जीता है पार्टी, तो ये सभी बातें वहां पर ध्यान रखना पड़ता है। और एक तरह से बहुमत प्राप्त है या नहीं है, बहुमत यदि प्राप्त है तो बना हुआ रहेगा, यदि बहुमत प्राप्त नहीं है तो हट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक बहुमत है तो राज्यपाल भी नहीं हटाएगा, ठीक ना। आगे चलें। क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन कैसे हुआ है? संविधान के द्वारा। तो संविधान के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन नहीं हुआ है, ये आपको 1956 में देखने को मिलता है। संसद के कानून के द्वारा किया गया है। आपको कब? तो आपको संसदीय कानून के द्वारा कब? 1956 में देखने को मिलता है। क्या क्षेत्रीय परिषदों का ये गठन किया जाता है। और वर्तमान में आपको पूर्वोत्तर को छोड़ देते हैं, तो आपको 5 देखने को मिलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर तक, दक्षिण मध्य में, और उसके बाद एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल आपको क्षेत्रीय परिषद तैयार किया गया है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला बाद में तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाता है मंडल आयोग के बारे में, किसके प्रावधान में जो अक्षुण्ण आपको विवाद सूत्रपात जो है किया है और ये गठित किया गया। और ये प्रश्न आप देखिएगा कल, यदि आप देखे होंगे कि कल का जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया है, कल के प्रैक्टिस सेट से सेम आपको प्रश्न है। ऐसा नहीं कि प्रश्न आपको दोबारा नहीं पूछा जाता है, और ये प्रश्न जहां से भी लिया गया है। अब सेट जरूरी नहीं कि आज आपको देख के उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि मार्केट के सभी सेट करवा रहे हैं, मार्केट का अलग अलग सेट है, मार्केट के जितने भी टीचर के कह सकते हैं, जितने भी किताब आपको महत्वपूर्ण किताब है, सभी से आपके सेट करवा रहे हैं। तो अब देखिए कल के सेट में आपको देखने को मिला था, और आज के भी सेट में आपको देखने को मिल रहा है। और मंडल आयोग आपको कल भी बताए थे कि आपको 1979 इसका जो सूत्रपात किया था किनके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। और मोरारजी देसाई के द्वारा कब? 1979 में। यहां पर रहती है जनता पार्टी की सरकार रहती है। तो सूत्रपात आप ध्यान रखेंगे कि सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो सूत्रपात मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया, जो कि जनता पार्टी की सरकार रहती है। आपको कब तक? आपको 78-79 में आपको देखने को मिलते हैं ना। चलें आगे, चलिए। आसान आसान प्रश्न है, और आसान आसान प्रश्न है, ये सब बनाएंगे प्रश्न आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित आपको देखने को मिलता है? घटाने संबंधित ये संशोधन है। तो आपको मतदान के लिए जो है 65 पहले हुआ करता था, कितना? 21 वर्ष हुआ करता था, और उसको घटाकर जो है कितना कर दिया गया? वर्तमान में 18 वर्ष है। सभी को जानते हैं 18 वर्ष। तो ये किया कब गया था? तो 61वां संवैधानिक संशोधन होता है, और 61वां जो होता है संवैधानिक संशोधन, ये कब होता है? 1989 में होता है। कब होता है? 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन। और इसके द्वारा जो है मतदाता की आयु को जो है घटाकर कितना कर देगा? आपको 21 वर्ष से घटा करके वर्तमान में कितना कर दिया गया है? आपको 18 वर्ष कर दिया गया है, और वर्तमान में यही आपको चल रहा है, ठीक है। ये तो आपको 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, भाई जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जा, और बहुत सारा जो
42वां संविधान 1976 के द्वारा किया गया था, उसमें जितने भी बदलाव है फिर से एक तरह से बहाल करते हुए दिखाई पड़ता है। 24वां संवैधानिक संशोधन अभी जस्ट आपको पीछे बातचीत किए हैं, है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र आपको संघ में जो है हिंदी भाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको आ जाना है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में 1977 में चले जाना है, और 1977 के आसपास देखेंगे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहली बार आपको देखना तो संयुक्त राष्ट्र में कब, तो ये आपको अक्टूबर कब 1977 है ना। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं या डेट याद रखना चाहते हैं तो आप डेट भी याद रख सकते हैं। ये 4 अक्टूबर का दिन था और वर्ष था आपको 1977, जिस दिन आपको संयुक्त राष्ट्र के में जो है आपको हिंदी में जो है भाषण देने वाले व्यक्ति थे, हिंदी में लिखा हुआ हिंदी में जो है भाषण देने वाले व्यक्ति थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हाल ही में इनका जन्म जो कह सकते हैं जन्म दिवस कब 25 दिसंबर है ना मनाया गया था। जयंती कह सकते हैं, जन्म दिवस तो अब नहीं कह सकते, जयंती कह सकते हैं ना। आइए, निम्नांकित में से कौन सा आपको एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आपको सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो मानवाधिकारों में से बात कर रहा है किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र में। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको होना चाहिए। स्वतंत्रता और समानता बिल्कुल है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन नहीं है कौन सा? निजता का अधिकार। तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा निजता का अधिकार, जो क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सूचीबद्ध आपको जो मानवाधिकारों में से देखने को मिलता है इसमें नहीं रखा गया। किसको? निजता के अधिकार को बिल्कुल नहीं रखा गया है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो आपको शहर देखने को मिलता है कहां पर? जापान में देखने को मिलता है। और क्योटो प्रोटोकॉल जहां पर होता है ये बैठक, तो ये बैठक किसके लिए होता है? जलवायु परिवर्तन के लिए होता है। और जलवायु परिवर्तन में जो है ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होती है इसी को कम करने के लिए कहा जाता है ना। तो ये जलवायु परिवर्तन बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो है ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस भी है। बहुत सारे छात्र जो है ग्रीन हाउस गैस भी दिए थे आंसर, लेकिन होगा क्या आंसर? बिल्कुल आंसर होगा आपको जलवायु परिवर्तन होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से ही अंतर्गत यहां पर बैठक होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कहा जाता है। चले आगे, सही है। चलिए, कमेंट आप लोग तो कर सकते हैं बाबू, वीडियो को लाइक भी तो कर सकते हैं। यदि आप लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो का यदि देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक बार बार करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है ना, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है ना। चले, आवाज थोड़ा सा धीरे इसलिए करना पड़ा है क्योंकि बोलना पड़ता है, सुबह से शाम बोलना पड़ता है, और सुबह से शाम आप समझ रहे हैं कि बार बार आपको बताते हैं कि आवाज जो है बैठ जाता है, ठीक है, शाम तक में, है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न, बात करते हैं करेंसी नोट। आपको करेंसी नोट जो है प्रेस किस शहर में स्थित है? तो करेंसी नोट जो आपको देखने को मिलता है कहां पर है? तो करेंसी नोट आपको देवास में देखने को मिलता है। कहां पर? देवास में। क्या केवल देवास में ही है? तो देवास जो ये आपको केवल देवास में नहीं है ना, इसके साथ साथ जो है कुछ और शहरों में देखने को मिलता है। या एमपी वाले देवास, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ और शहरों में देखने को मिलता है। कहां? ठीक है ना, देवास के साथ साथ जो है कुछ और शहरों में देखने को मिलता है। नासिक के साथ आपको मैसूर, सालबोनी। कहां पर? तो नासिक, मैसूर, नाम सुने हैं मैसूर का ना, एकदम हिस्ट्री से सुनता है। और सालबोनी, ये तीनों जगह से, चारों जगह से, आप तो 4 जगह हो गया, 1 2 3 और 4, ये 4 जगह हो गया। तो चारों जगह से जो आपको देखने को मिलता है ये आपको करेंसी नोट जो है प्रेस यहां से किए जाता है। तो करेंसी नोट प्रेस आपको, चलिए, रुपया जो आपको तैयार होती है आप ध्यान रखेंगे, तो रुपया जो तैयार होती है करेंसी नोट प्रेस जो तैयार होती है आपको देवास से, नासिक से, मैसूर से, और उसके बाद देवास से। देवास इंपोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो है 10, 50, आपको 500, क्या क्या, 10 रुपया, 50 रुपया और 5 रुपया, ये आपको सभी प्रसारित होती है, तो यहां से छपने का काम होता है। जबकि नासिक से यदि बात करें, नासिक से केवल आपको 20 रुपया, नासिक से बात करें कि नासिक से पर 20 रुपया। यदि बात करें कि कहां पर आपको मैसूर और सालबोनी है, तो मैसूर से आपको 200 आपके पास है 200, और उसके बाद सालबोनी से यदि बात करें कि आपको 200 और कौन सा 500, ठीक है। चले आगे, राष्ट्रीय एटलस, आपको राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक आपको मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपको अपने भारत में कहां पर स्थित है? तो अपने भारत में जो है देखने को मिलता है। कहां पर, किस शहर में? तो आप कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? तो ये कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला जो आप, अरे इमेज क्या कर दिया गया, टेढ़ा कर दिया गया क्या? चलिए यहाँ पर, चलिए ये तो प्रश्न आप लोगों के लिए कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर है प्रश्न थोड़ा सा,
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है प्रश्न, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा, चलिए हो जाता है, इमेज लेने में जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इतना है कि आपसे बन जाना चाहिए प्रश्न, ऐसा नहीं कि बनेगा। देख लेते हैं आपके लिए जो बोर्ड पर, आपके लिए जो मोबाइल पर सही तरीके से प्रवेश आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रश्न बनेगा नहीं, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बना चुके हैं, बना रहे हैं। भारत में जो है बजट का जो है राजस्व का अनुमान तैयार किया जाता है। तो भारत का जो है बजट का अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो सीधी सी बात है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ तो आसान प्रश्न है कि आपको भारत में जो बजट का राजस्व जो अनुमान तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें कुछ नहीं बात करने वाला है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। और भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष आपको नहीं रहे हैं? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष आपको मनमोहन सिंह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, मोंटेक सिंह आहलूवालिया भी रहे हैं, और रहे हैं नहीं, कौन रहे नहीं रहे हैं? तो आपको पी चिदम्बरम, जो कि आपको भारत के कांग्रेस के समय जो है वित्त मंत्री आपको ये रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए मैथ है। तो मैथ आप लोग बनाएंगे। मैथ जो है सर के लिए है, मैथ सर आप लोगों को बताएंगे। मेरे द्वारा जो है यहाँ पर केवल बताया जाएगा कौन सा? तो केवल आपके लिए रहेगा जीएस रहेगा, और जीएस के अंतर्गत जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना। मैथ आप लोगों के लिए सर तो है ना, स्पेशल आप लोगों के लिए सर है, तो सर आराम से आपको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि लाइसोसोम की खोज जो है किसके द्वारा की गई? तो लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो लाइसोसोम की जो खोज की गई है आपको डी डुबे नामक आपको व्यक्ति के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो आपको लाइसोसोम की खोज आपको डी डुबे के द्वारा की गई है। ये तो पढ़े होंगे, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा? डी डुबे के द्वारा किया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं आपको सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह कौन सा है, ये भी आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करंट के अंतर्गत थोड़ा सा करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको जोड़ के रखेंगे। क्या है इसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग के पास है बुध है। बुध के पास अब जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि एक भी यहाँ पर इसके पास चंद्रमा नहीं है, जीरो लिखती है। ठीक है, यदि बात करें कि शुक्र, यदि शुक्र के पास देखते हैं तो शुक्र के भी पास है, जीरो है। और उसके बाद पृथ्वी बात करेंगे, पृथ्वी के पास हम लोगों के पास क्या है? हम लोग पृथ्वी पर ही है ना, पृथ्वी के पास है। जानते हैं आपको पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक उपग्रह जिनका नाम क्या है? चंद्रमा है। वहीं पर यदि बात करें, चलिए लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उस पर कर देते हैं। शुक्र के पास एक भी नहीं, ठीक है, बुध के पास एक भी नहीं, शुक्र के पास एक भी नहीं, मंगल अब आपके पास है लिखा हुआ नहीं। ठीक है, तो मंगल नहीं लिखा होता, जो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर हम लिख देते हैं मंगल, है ना। मंगल के पास वर्तमान में कितना है? मंगल के पास वर्तमान में 2 है। पृथ्वी लिखा हुआ है, पृथ्वी भी नहीं लिखा हुआ है, तो पृथ्वी नहीं लिखा हुआ तो पृथ्वी हम लिख देते हैं। पृथ्वी के पास कितना है? तो पृथ्वी के पास वैसे आप जानकारी आपके पास है, इसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पृथ्वी मंगल। यदि बात करें कि बृहस्पति, बृहस्पति आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, तो बृहस्पति के पास वर्तमान में कितना है? 95 आपको है। गैनीमेड आप पढ़े होंगे। उसके बाद शनि के पास यदि बात करें कि यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो है कौन सा है? शनि है, जो कि वर्तमान में हो चुका है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 274 हो चुका है। सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। ठीक है, 274 हो चुका है। कितना हो चुका है? 274। ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखेंगे आपको 274। वहीं पर यदि बात करें उसके बाद कौन सा कर पर जाएंगे आपको? शनि के बाद कौन सा जाएंगे आपको? यूरेनस। और उस यूरेनस को बोलते हैं अरुण, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। और अरुण के पास कितना हो चुका है? 29 हो चुका है। कितना हो चुका है? 29 हो चुका है। यहीं पर बात करें आपको वरुण के बारे में बात करें, जिसको कि नेपच्यून बोलते हैं, तो वरुण के पास कितना हो चुका है? तो वरुण के पास 16 हो चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपको डाटा दे रहे हैं एकदम करंट डाटा दे रहा है, और करंट के अंतर्गत जो है आप ध्यान रखेंगे। वरुण का लग रहा है अभी 16 तक ही है, लग रहा है 16 से आगे नहीं हुआ है। देख लीजिएगा एक बार वरुण के बारे में। अरुण कुछ ठीक लिख रहा है, 2025 में जो 29वां खोजा गया है। तो ये अरुण का, तो अरुण तक तो याद है कि अरुण 200 आपको अरुण कितना? 29 है ना। चलिए एटीपी, एटीपी का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो एटीपी आप लोग पढ़ाए हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, और जो एक तरह से सांस के बाद क्या लेते हैं? सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये फेफड़ा के माध्यम से जाते जाते कहां पर? अंतिम अवस्था में चल जाता है, आपको ब्लड से मिलता है, और ब्लड जो है पहुंचा देती है हर कोशिका तक पहुंचाती है। उसी तरह से ब्लड का एक और काम है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को जो है कहां तक पहुंचा देना? कोशिका तक पहुंचना। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या निर्माण होता है? यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो इसका मतलब है कि सीधा सा प्रश्न बनेगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? आप कैस्कोग्राफ है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र जो है इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र जो है इसका खोज है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। और कैस्कोग्राफ करता क्या है? ये पौधों की वृद्धि को मापने का काम करता है। किसकी वृद्धि को? यहां पर लिख लेंगे पौधों की वृद्धि को। तो पौधों की जो वृद्धि को मापा जाता है वो किस यंत्र से? पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि। और पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
कैस्कोग्राफ बोला जाता है और जिसकी खोज करते हैं भारतीय आपको जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही इनकी खोज की जाती है। ग्रहों के गति के नियम किसके ने प्रतिपादन किया है? तो ग्रहों का गति का नियम जो है 3 गति का नियम दिया गया था और ये दिया गया था किसके द्वारा? केपलर के द्वारा दिया गया था। कोपरनिकस आपको क्या दिया था? आपको हेलियोसेंट्रिक है। आपको कोपरनिकस का जो सिद्धांत है, हेलियोसेंट्रिक कहने का अर्थ क्या है कि सूर्य क्या है? मध्य में है और इसके आसपास जो जितने ग्रह उपग्रह है सभी क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। जबकि आपको जियोसेंट्रिक आपको दिए गए थे टॉलमी के द्वारा, ठीक है, जो विद्वान शुरुआत में हुआ करते थे। चलें अगले प्रश्न पर बात करें। यहां पर है 1 माइक्रोन आपको किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन आप लोगों को होना चाहिए किसका? 1 मिली। जब यदि बात करते कि आपको 1 माइक्रोन बराबर, तो ये कितना किसके बराबर? तो आपको 1/1000 किसके बराबर? तो 1/1000। और 1/1000 को कैसे पढ़ेंगे? तो 1 मिलीमीटर का जो है आपको 1000वां भाग क्या होता है? 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग। और 1 मिलीमीटर का जो 1000वां भाग यदि बात करें तो 1000 से भाग करेंगे तो क्या 0.0 आपको 1 होता हुआ मिलीमीटर देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपको डी नंबर आंसर बनेगा। यहीं पर चलते हैं अगला। आपको अगला फैक्ट बिल्कुल आपके लिए फैक्ट है। एवोगाड्रो पता है या एवोगाड्रो, हिंदी एवोगाड्रो लिख दिया है। तो एवोगाड्रो संख्या जो होती है ये कितना होता है? 6 आपको 022 10 पर पावर आपको कह सकते हैं आपको सीधा 10 है ना, 23 कितना 6 आपको 022 उसके बाद 10 पर पावर 23 आपको देखने को मिलता है। और ये होता कितना है? यहाँ पर आपको एवोगाड्रो संख्या होती है। और एवोगाड्रो संख्या आपको रटा हुआ रहना चाहिए। आपको ये याद नहीं रहा कैसे बनता है एवोगाड्रो, आप रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, कि 6 आपको 022 कर सकते हैं, 022 कर सकते हैं हिंदी में 022 उसके बाद 10 पर पावर 23 आपको देखने को मिलता है। यही आपको एवोगाड्रो संख्या होती है। यहीं पर ले लेते हैं अगला प्रश्न। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन आप लोगों को कितनी बार करवा चुके हैं कि स्लाइडर एवं स्वान के द्वारा क्या दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत कल भी आप लोगों को देखिएगा, कल भी सेट में आप लोगों को यह प्रश्न आ चुका है कि कोशिका सिद्धांत का जो है किसके द्वारा दिया गया। तो कोशिका सिद्धांत कल भी पता है आपको स्लाइडर एवं स्वान के द्वारा। लगातार 3 दिन से आप लोग को ये प्रश्न दे रहे हैं। वहीं पर यदि बात करें किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है समान होता है, तो ये समान होता है आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। तो -40 डिग्री पर याद रखेंगे। -40 सेंटीग्रेड नहीं कह सकते, माइनस आपको सेंटीग्रेड और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्या? -40 डिग्री पर। कितना रखेंगे याद? -40 डिग्री पर। वहीं पर अगला प्रश्न है कि कवक में जो है संचित भोज्य पदार्थ जो आपको भोज्य पदार्थ जो जमा करके रखता है ना, संचित करके रूप में होता है कौन? तो कवक। तो कवक जो है संचित भोज्य पदार्थ जो है रखता है किस रूप में रखता है? तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रखता है। आगे आ जाए और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नाम जो है और ध्रुव का नमन कोण पूछ रहा है कि आपको उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है, तो नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये सबसे आसान सा प्रश्न है कि नमन कोण कितना होता है। नमन कोण जो आपको देखने को होता है चुंबकीय का, आपको उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का, तो ये नमन कोण होता है आपको 90 डिग्री। वहीं पर है अगला प्रश्न की शरीर की, आपको आसान प्रश्न है आज, है ना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जंघा के पास होती है फीमर, और उसको बोलता है फीमर, यही आपको सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान की स्टेपस, आपको सबसे छोटी स्टेपिस लिखा हुआ है। स्टेपिस का आपको कान की जो स्टेपी होती है आपको सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगला प्रश्न है कि आपको इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या है? ऋण आवेशित आपको क्या युक्त होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? आपको धन आवेशित युक्त होनी चाहिए। तो आपको याद होनी चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए? ऋण आवेशित आपको युक्त होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आपको ऋण आवेशित युक्त होता है ना। चल रहा है? सही चल रहा है? चलिए 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 चलिए, तो यहां पर आंसर ले लेंगे ऋण आवेशित युक्त, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोड की खोज जो किसके द्वारा की जाती है। तो जेनेटिक कोड की खोज जो है किसके द्वारा की जाती है? बनाने में यदि परेशानी होगा तो बताएंगे आप लोग कि बोर्ड पर से यदि आप लोग को लग रहा हो कि दिक्कत है, बनाने में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताएंगे। जेनेटिक कोड की जो खोज है किसके द्वारा की गई? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। आपको ये तो पिन मैन जो है इतना ये है ही नाम नहीं है, वैसा कुछ नाम नहीं है। यहाँ पर जो है आपको
लुइस पास जेइस पास्चर, लुइस पास्चर होनी चाहिए, यह सब टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आपको लुइस पास्चर और लुइस पास्चर जोन्स, आपको क्या शॉक, तो ये अब ठीक नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे, आपको लुई पास्चर के द्वारा जो खोज की जाती है रेबीज के टीके की खोज की जाती है। तो रेबीज के टीके आप पढ़े हो कि रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा, तो रेबीज के टीके या आपको पास्चर जो दूध को जो पाश्चुकृत किया जाता है, तो इसकी भी खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ये नाम ही है इसका पास्चर है, लुइस पास्चर के द्वारा। तो पाश्चुकृत प्रक्रिया कर सकते हैं या रेबीज का टीका, तो दोनों याद रखेंगे किसके द्वारा, आपको लुई पास्चर के द्वारा। यदि बात करें कि जॉन सॉल्क जो है इसके द्वारा क्या चीज कहती है, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका सबकी यदि बात करें कि लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका है ना। आजकल एक दो दिन अंतर्गत आज का पेपर में पढ़े होंगे कि आपको कहीं पर जो है 200 व्यक्तियों को जो है कुत्ता का जो क्या कह सकते हैं, एक गाय को काटा था कुत्ता, गाय को नहीं भैंस को कुत्ता काटा था, ठीक है, वो पागल कुत्ता था, तो रेबीज गाय को हुआ, और गाय वो जो है दूध, उसके दूध से क्या होता है, पूरी तरह से जो है सबको दावत दे दिया गया। तो सभी को जो है एक संभावना बनी हुई रहती है कि हो सकता है कि रेबीज हो जाए, तो सभी को जो है टीका दिया गया। तो 200 व्यक्ति को जो है एक साथ रेबीज का टीका, हाल आप आज के ही पेपर में आपको देखने को मिला होगा। किस क्षेत्र का आपको न्यूज है ये आप देखेंगे कि किस क्षेत्र का न्यूज है। चले आगे चले, और अगला प्रश्न इस जगह है, और अगला प्रश्न इस जगह है, आप पढ़ेंगे पहले आसानी से पढ़ेंगे कि आपको बांस से लिखा हुआ कि बांस जो है किस कुल का पौधा है। प्रश्न पढ़ने में परेशानी होगा, बोर्ड पे से आप बताएंगे कि आपको बांस किस कुल का पौधा है। तो बांस जो है किस कुल का पौधा होता है, तो बांस है आपको वृक्ष है या घास है, या आपको लग रहा है कि दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। तो बांस जो है क्या है, आंसर क्या बनेगा, आप लोग दे सकते हैं जवाब, तो बांस आपको बनेगा घास है। बांस क्या है, घास, सही दे रहे हैं, बांस क्या है, घास है ना। कार के पीछे जो है यातायात दृश्य लोकन के लिए जो है किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो आसान सा प्रश्न है, कार के पीछे जो लगाया जाता है, कार के पीछे नहीं, कार के बगल में जो ड्राइवर जो है पीछे देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जिस दर्पण का, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको परमाणविक, आपको नाभिक किसने खोजा था, तो परमाणविक नाभिक, ये भी आपको कल सेम प्रश्न है, यहां से भी ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं है, कल भी ये सेम प्रश्न आपको दिया है कि रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, आपको परमाणविक नाभिक की जो खोज की जाती है किसके द्वारा, तो आपको रदरफोर्ड के द्वारा। ये भी प्रश्न आपको दोहराया दिखाई पड़ा, डाल्टन के द्वारा। यदि बात करें कि डाल्टन के द्वारा क्या चीज, परमाणु सिद्धांत, इसके द्वारा क्या, परमाणु सिद्धांत है ना। ये भी सेम आपको कल भी बताया था, एकदम सेम प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कोई छेड़छाड़ प्रश्न में, वो दूसरा सेट था, ये दूसरा है। जे थॉमसन के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन की खोज, और आइंस्टीन के द्वारा आपको E बराबर mc स्क्वायर, जो कि पढ़ते हैं सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हैं। आ जाए आगे, चलिए और यहाँ पर जो है मिलान करने के लिए है कि कौन सा मिलान करने के लिए सही आपके लिए, तो कूट थोड़ा सा है, तो और जब कूट है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न छोटा कर देता है, जिससे क्या होगा कि प्रश्न आपको पढ़ने में पूरा का पूरा कूट आपके सामने में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लेते हैं तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मिलान करिए कि सूची 1 और सूची 2 और उद्योग संबंधित है ना, औद्योगिक आपको प्रक्रम है और किस उद्योग से ये संबंधित है कि साथ मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो आप सूची 1 और सूची 2 में मिलाइए, वल्कनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उसके बाद प्रगलन और भंजन। आपको औद्योगिक प्रक्रिया में किस का प्रयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है, तो वल्कनीकरण, एक एक बात करेंगे, एक एक को मिलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वल्कनीकरण, जो जानते हैं उसको मिलाइए। तो वल्कनीकरण का जो प्रयोग करते हैं किस पर करते हैं, रबर पर करते हैं। ये जो रबर होता है, ओरिजिनल रबर, आपको पता है कि मुलायम होता है। जब ओरिजिनल रबर मुलायम होता है तो इसको जो हार्डनेस प्रदान की जाती है। जो आप टायर देख रहे हैं, जो गाड़ी का जो जितना भी टायर है उसको जो है हार्ड बनाया जाता है। कैसे हार्ड है, इतना इतना जो भार वहन कर रहा है, इतना इतना एकदम लगातार चल रहा है, 24-24 घंटा जो ट्रक चल रही है, तो इतना जो लोडेड आपको ट्रक है कैसे चल रही है। इसी वल्कनीकरण प्रक्रिया के द्वारा रबर को जो है कठोरता प्रदान की जाती है। किस प्रक्रिया से, आपको सल्फर के द्वारा जो है मिला करके आपको रबर को कठोर कर दिया जाता है। अभी प्रक्रिया हम नहीं बताएंगे, तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया सीधा याद रखेंगे कि आपको रबर में किया जाता है, रबर के द्वारा किया जाता है। वहीं पर यदि बात करते हैं कि हाइड्रोजनीकरण जो है, तो हाइड्रोजनीकरण जो है क्या कहता है, जो खाद्य पदार्थ जो तैयार होती है इसका प्रयोग जो है आपको खाद वसा है ना, लिखा हुआ खाद वसा, हाइड्रोजनीकरण देखेंगे आप लोग। आप डालडा जब जहां पर आप प्रयोग देखते होंगे यूज किया, तो वहीं पर आपको लिखा हुआ होगा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। और यहाँ पर यदि बात करें कि भंजन और प्रगलन, तो प्रगलन का जो है तांबा को क्या करेंगे, गलाएंगे, तो यहाँ पर प्रगलन की प्रक्रिया, वहीं पर बचा भंजन। तो भंजन जो आपको देखने को मिलता है कहां पर, तो आसवन भंजन पढ़े होंगे आपको पेट्रोलियम के अंतर्गत। तो आप मिला लीजिए, एक का आपको बन रहा है, क्या बन रहा है आपको 2 बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है आपको 3 बन रहा है, और आपको 3 का क्या बन रहा है, 3 का आपको 4 बन रहा है।
और 4 का क्या बन रहा है, आपको 1 बन रहा है, तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आपको 2 3 क्या है, 2 3 नहीं, अरे 2 3 यहाँ पर 4 1 पिन मार रहा है, 2 3 4 1 है ना, तो 2 3 4 1 आपको पी नंबर देखने को मिल रहा है। चले सही है, मिलाएंगे इस तरह से। यदि आप लोगों से बन रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। चलते हैं आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्च का जो है आपको जल अपघटन जो है ग्लूकोज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको प्रश्न पढ़ने में आसानी हो। तो स्टार्च का, और ये भी प्रश्न कल देखिए एकदम, आप तो ज्यादा सेट तैयार, आप लोगों से यदि बात करें कि जो आपको सर के चैनल पर जो मिल रहा है, लाइव चैनल मिल रहा है, तो आप लोग तो ज्यादा नहीं कर चुके हैं ना, कम से कम ही सेट आप लोगों को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी देखते होंगे क्या कि आपको धुरा, और पूरा का पूरा यदि वीडियो आप वॉच करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ दोहराव होता है। यदि प्रश्न आप समझ रहे हैं कि यदि लगातार आप 6 महीना भी सेट दे देते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आपके लिए बहुत सारा प्रश्न जो है दोहराव आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और स्टार्च का जो है जल अपघटन से जो ग्लूकोज बनाने वाले जो एंजाइम है, इसको क्या बोला जाता है, एंजाइम क्या बोलते हैं, एमाइल, आपको एमाइलेज बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको सीधे जो है किसको पचाने का काम करता है, आपको स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट, और इसका पाचन की शुरुआत कहां से होती है, मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। यहां पर वहीं पर प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कोले, आपको कैल्सीफेरॉल जो है रासायनिक आपको यौगिक, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी पढ़े होंगे। वहीं पर बात करते हैं कि आपको विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन बी, बी का जो है कॉम्प्लेक्स समूह होता है, बी का क्या होता है, बी का कॉम्प्लेक्स समूह होता है। जिस भी विटामिन आपको याद है, B1 मानते हैं कि आपको याद है, तो इसको थायमिन लिख देंगे, B1 करके थायमिन लिख देंगे। वहीं पर यदि बात करें कि आपको विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल, और रेटिनॉल जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, तो ये आंखों से आपको संबंधित है। जबकि विटामिन सी यदि बात करते हैं तो सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक, आपको पढ़ते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, ठीक है। तो आपको इसका रासायनिक नाम आपको सभी को याद रहना चाहिए। कोले कैल्सीफेरॉल, इसको कैल्सीफेरॉल केवल आप लोग पढ़े होंगे, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, तो कोले कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे ले ले अगला प्रश्न कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य आपको कानून को लागू करने कि राज्यों की रैंकिंग में जो आपको कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपको राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा कौन सा राज्य बनेगा, आपको ओडिशा बनेगा। अगले प्रश्न में यहां पर बात करें कि निम्न में से किसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व आपको मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार उसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है, तो किनको शामिल किया गया है, तो गीता आपको गोपीनाथ को शामिल किया गया, किनको शामिल किया गया है, तो गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। अच्छे से आपको याद रखेंगे, और ये भारत की तरफ से कह सकते हैं कि शामिल होने वाले क्या, पहली आपको महिला देखने को मिलती है, जबकि दूसरी आपको भारतीय देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये प्रथम, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ को अच्छे से याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ को। चले अगले प्रश्न पर बात करें। चलिए ये बहुत बड़ा हो चुका है, चलिए छोटा कर देते हैं। हाल ही में आपको किस मंत्रालय के द्वारा जो नीति आयोग के सहयोग से आपको स्वावलंबिनी पहल जो है शुरुआत की जाती है, तो ये पहल जो है शुरुआत की गई किसके द्वारा, तो ये पहल आपको केंद्रीय कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय, जो कि वर्तमान में कौन है, जयंत चौधरी हैं, तो जयंत चौधरी के द्वारा। चले अगले प्रश्न पर, आंसर बना लिए होंगे, आंसर आपका ए ही बनेगा, इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको है मार्च 2025 में भारत सरकार ने जो है किस कंपनी को जो है नवरत्न का दर्जा दिया था। वर्तमान में नवरत्नों की यदि बात करें कि वर्तमान में नवरत्नों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो वर्तमान में नवरत्नों की संख्या हो चुकी है 26, तो 26 जब हो चुका है तो IRCTC जो है ये आपको 25वां था, और 26वां जो है आपको IRFC है, और दोनों जो है रेलवे की कंपनी है, दोनों क्या है, रेलवे की कंपनी है। तो ये आंसर क्या बनेगा, आपको दोनों बन जाएगा। वहीं पर बात करें कि ये तो हो गई नवरत्न की संख्या, वहीं पर बात करें कि महारत्न, तो महारत्न जो है आपको कितना है, तो महारत्न जो है आपको 14 है, ठीक है, महारत्न आपको 14 है, जबकि नवरत्न आपको कितना है, 26 है। और ये आपको बार बार पूछा जाता है, और देख रहे हैं कि नवरत्नों की संख्या पूछा है, और हाल से ये करंट अफेयर्स है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आपको हाल ही में किस देश की जो है प्राइवेट आपको कंपनी लैंडर आपको ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर जो उतरने वाला जो है दूसरा आपको प्राइवेट अंतरिक्ष है, तो आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आंसर क्या बन रहा है, आप लोग का आंसर जो यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा, बताइए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यदि साथ साथ आप जा रहे हैं तो साथ साथ यदि बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं ना। आइए बनाए प्रश्न को,
हाल ही में जो किस आपको देश की जो प्राइवेट आपको कंपनी जो है लैंडर आपको ब्लू घोस्ट आपका बीच बीच में देखना पड़ता है कि कमेंट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, आप आंसर आपको लगता है कि आपको जो भी आप आंसर दे रहे हैं, कितना नंबर प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, यदि लगता है कि आपको 70 नंबर का प्रश्न आपको लग रहा है कि ए है या लग रहा है डी है या लग रहा है बी है, आप देख सकते हैं 70 नंबर के साथ जो है आप आंसर का दे सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि यदि आप साथ साथ जब बनाते हैं, यदि आपके पास समय है तो आप बना सकते हैं, यदि समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए हाल ही में जो किस देश की प्राइवेट कंपनी जो लैंडर आपको ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा आपको प्राइवेट आपको अंतरिक्ष यान बना था, तो ये आपको अमेरिका का बना था। कौन सा आंसर? नासा का, अमेरिका। आपको ध्यान रखेंगे ये अमेरिका के द्वारा हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्राइवेट कंपनी लैंडर, क्या नाम है इसका? ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा आपको प्राइवेट अंतरिक्ष यान देखने को मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अमेरिका के द्वारा। उसके बाद सितंबर 2027 में भारत की पहली आपको महिला न्यायाधीश बनने की संभावना किसकी है? तो पहली आपको यहां पर 2027 में है। ठीक है, कि 2027 में भारत की पहली आपको जो बनने वाली न्यायाधीश बनने वाली आपको संभावना देखने को मिल रहा है, ये कौन बनने वाली है? आपको बीबी नाग रत्ना बनने वाली है। कौन हो सकता है? संभावना है कि आपको बन सकती है, आपको बीबी नाग रत्ना बन सकती है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ये ध्यान रखेंगे, आपको आंसर शीट में आपको रूमा पाल करवाया था, तो आंसर रूमा पाल नहीं होगा, क्या होगा? आपको बीबी नाग रत्ना होगा। ठीक है, आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपको रिसर्च एनालिसिस विंग निम्नांकित में से किन का भाग है? तो ये आपको मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। और यहां पर भी जो है आंसर शीट में आपका गलत आंसर शीट में था, तो ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय। आंसर शीट में क्या आंसर करवाया गया था ये नहीं पता है, लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय होगा। क्या होगा आंसर? तो मंत्रिमंडल सचिवालय होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, थोड़ा सा बीच बीच में समय देखना पड़ता है क्योंकि समय रहता है कम है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए ये प्रश्न हो चुका है, आगे हो चुका है ये प्रश्न। हाँ ठीक है, 73वां प्रश्न पर आते हैं कि 73वां आज आपके लिए प्रश्न क्या है। और 73वां प्रश्न भी जो है, अब देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, टीचर के द्वारा भी पढ़ा दिया गया होगा। यदि आप अच्छे से इस प्रश्न को कवर करेंगे तो आसानी से बनेगा। लेकिन आंसर शीट में जो है इस प्रश्न का भी जो आंसर आप लोगों के लिए जो जब सुबह में मिलवा रहे थे तो लड़का सब बोल रहा था कि आंसर कुछ और करवाया गया है ना, कि अब मेरे पास आंसर शीट है नहीं आप लोगों के लिए कि आंसर शीट में क्या करवाया गया था, लेकिन उचित आंसर क्या होना चाहिए वो मेरे पास जवाब है। ठीक है, अब आंसर शीट आप लोगों को जो मिलता है वो आंसर शीट मेरे पास है नहीं, है ना, कि उसमें देखें कि आंसर शीट क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, बोलेंगे कि आपसे आंसर शीट जो मिलता है आप लोगों को वो आंसर शीट भी दे देने के लिए, जिससे क्या होगा कि हाँ पता चलता रहता है कि आंसर शीट में क्या दिया था। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो है महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने संबंधी जो है संविधान संशोधन जो है, ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 106। ठीक है, 106। ठीक है, कौन सा? तो 106 संविधान संशोधन जो कि अभी लागू नहीं होगा, परिसीमन जब किया जाएगा तो ये आपको लागू हो जाएगा। आपको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी में भी आपको 33% आरक्षण जो है किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो आपको विधानसभा में जो है आपको महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का यह प्रावधान 106 आपको संविधान संशोधन में किया जा चुका है। तो किया जा चुका है तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक ना, आंसर मिला चुके होंगे, डी नंबर आंसर होगा। जो नहीं मिलाए होंगे सुबह में तो ध्यान रखेंगे, मिला लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपको साक्षरता दिवस यदि कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सीधी सी बात है कि 8 सितंबर को मनाया था। कब मनाया था? तो 8 सितंबर को मनाया था। अब देखिए दिवस आप लोगों को जब भी करंट अफेयर्स करवाते हैं तो वहां पर दिवस आप लोगों को देते हैं, और सबसे पहला प्रश्न ही दिवस है। तो अब देखिएगा, एक दिवस तो अभी दे रहे हैं, और क्या दिवस आपको फिर से मिलेगा? विश्व हाथी दिवस। यहीं पर नीचे में देखिए, विश्व हाथी दिवस, एक ही सेट में आपको दो दो दिवस देखने को मिलता है। तो दिवस कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग जिनको जानकारी है वो तो जानते हैं, जिनको नहीं जानकारी है उनको बता रहे हैं कि दिवस आप लोगों को सीधे तौर पर जो है, और परीक्षा में भी इस तरह से हो सकता है कि आपको दिवस पूछा जाएगा। तो अभी जस्ट बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं। आपको एक तो 8 सितंबर का आपका आंसर हो चुका है। 5 सितंबर आप लोगों के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस है, आप लोग जान रहे हैं। और उसका 10 सितंबर को आपको बताते हैं कौन सा दिवस है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कौन सा? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो रोकथाम दिवस, ये दिवस जो मनाया जाता है आपको कब मनाया था? ये आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है ना, 10 सितंबर को मनाया है। 5 सितंबर को आप लोग सभी को जानकारी होगी, आपके सभी के पास जानकारी होगी 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चले अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न तो चलिए यहां पर आपके लिए है, लिखा हुआ है प्राक्कलन समिति के जो कुल आपको 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही सदस्य है। और 30 पूछा है कि ये 30 सदस्य कहां से होता है, या राज्यसभा या लोकसभा। सभी 30 का 30 सदस्य जो होता है कहां से होता है? लोकसभा से होता है। कहां से होता है? 30 का 30 सदस्य जो है आपको लोकसभा से होता है। कहां से? केवल लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं, केवल लोकसभा से। और ये जो है 1950 ईस्वी में जॉन मथाई की सिफारिश पर ये आपको समिति तैयार की जाती है ना, प्राक्कलन समिति 1950 में, और 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर।
मथाई के सिफारिश पर, है ना, तो जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 लिखे हैं, 1950 में, ठीक है ना। चले आगे बात करें, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, देखिए दिवस से संबंधित एकदम लगातार आपको दिवस पूछा जा रहा है। तो यह विश्व हाथी दिवस, तो विश्व हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस 15 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 12 अगस्त को, तो यह आंसर बनेगा 12 अगस्त को। कौन सा बनेगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। और साथ साथ यहां पर लिख देते हैं साथ ही, ठीक है, साथ ही जो है आपको एक और भी दिवस मनाया जाता है, साथ ही आपको 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा, आपको विश्व युवा दिवस, कौन सा, विश्व आपको युवा दिवस याद है, विश्व युवा दिवस। यदि बात करें कि आपको राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, है ना, ये 12 जनवरी को। जबकि आपको विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को, और वहीं पर विश्व आपको हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाता है। 10 अगस्त को बात करेंगे, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाता है, तो आपको शेर दिवस मनाता है। कौन सा, तो शेर दिवस मनाता है, विश्व शेर दिवस। और शेर दिवस जो आपको 12 अगस्त को। 15 अगस्त को बताने की आवश्यकता नहीं है कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाता है। 9 अगस्त को जो है आपको नागासाकी दिवस, जो मान लीजिए नागासाकी के स्मृति में वहां के लोगों के लिए जो है एक तरह से जान जागरूक के लिए ये दिवस मनाता है। तो 9 अगस्त, 6 अगस्त ये आप लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है प्रथम आपको आपात की घोषणा जो है कब की गई थी, प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रथम जो आपको होता है कब होता है, भारत आपको चाइना युद्ध होता है। कौन सा होता है, भारत चाइना युद्ध। और भारत चाइना युद्ध होती है कब होती है, 1962 ईस्वी में होती है। तो उस वक्त जो है आपको प्रथम आपात लगाया जाता है। तो याद रखेंगे प्रथम आपात, और प्रथम आपात जो है 1962 ईस्वी में। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारत ने किस देश लिखा हुआ, भारत ने देश के दौरान जो है राष्ट्रीय आय की उच्चतम जो है आपको वृद्धि दर्ज की। तो आपको किसके अंतर्गत, तो ये आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में जो है, चारों ऑप्शन में जो ध्यान रखना है कि कब कब क्या क्या किया जाता है। तो 3.4, 3.6, और उसके बाद आपको पहला में कितना, तो चलिए सभी के लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है पहला में आपको देखने को होता है 3.6। टारगेट बहुत कम रखा गया था, टारगेट मात्र 2.1 रखा गया था, जो प्राप्त होता है 3.6। तो जब 3.6 प्राप्त होता है तो लगता है कि अगला बार बढ़ा करके 4.5 टारगेट रखता है, जिसमें प्राप्त होता है 4.1 प्राप्त होता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय को 74 से 78 शासनकाल इसका कह सकते हैं। और उसके बाद 4.4 टारगेट रखता है, तो हद तक जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है 4.8 प्राप्त होता हुआ, 4.83 प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है, 4.83, है ना। तो लगभग आपको लक्ष्य के पास रहता है। वहीं पर यदि बात करें कि आपको छठा पंचवर्षीय योजना, तो यहां पर जो लक्ष्य रखा जाता है 5.2 रखा जाता है, और प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है कितना, तो आपको 5.7 प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी वजह से जो है आपको इस चारों ऑप्शन में जो है सबसे इंपोर्टेंट मेरे लिए इंपोर्टेंट होता है उच्चतम पूछ रहा है कि उच्चतम वृद्धि जो है किसमें होता है, तो छठी पंचवर्षीय आपको योजना में देखने को पड़ता है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। तो क्या पूछा जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट, क्या, हिंदू ग्रोथ रेट। और हिंदू ग्रोथ रेट जो है किससे संबंधित है, ये ग्रोथ रेट, और हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और यही आपको 47 से लेके जो है 1947 से लेके और उसके बाद 80 तक जो हम लोग की जीडीपी जो है कितना, 3.5% जो रहती है, इस यही जो रैंक रही है, इसी को हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। जब इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदू ग्रोथ रेट बोलेंगे और हिंदू ग्रोथ रेट बोलेंगे तो आपका हिंदू धर्म जाग जाए, ठीक है। तो हिंदू धर्म जाग जाएगा तो आपको जो उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उस वक्त आप साइलेंट करके रखेंगे अपना धर्म को, है ना। चले अगले प्रश्न पर बात करें। तो आंसर आप बना चुके होंगे, आंसर आपका छठा होगा। यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना होगा। पंचवर्षीय योजना देखिए ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया तो आपसे प्रश्न अब नहीं पूछा गया, तो प्रश्न अब देखिए, अब दिवस, अब देखिए कितना दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिवस आप लोगों को जब देते हैं तो दिवस को लगता है कि आप लोगों को दिवस नहीं पूछा जाता है ना, और दिवस आपको लगातार दिवस यहां से प्रश्न पूछ रहा है, और 3-3 दिवस आपको एक सेट में आपको 3-3 दिवस देखने को मिल रहा है। अभी जस्ट बात किए थे विश्व हाथी दिवस, है ना, तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। और देखिए फिर से आपके लिए अगस्त से संबंधित है, विश्व आपको फोटोग्राफी दिवस है, तो विश्व फोटोग्राफी है, और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, आपके लिए प्रश्न है पूरी तरह से बोर्ड पे, तो आपको विश्व फोटोग्राफी दिवस कब, तो ये ध्यान रखेंगे 19 अगस्त को मनाया था। वहीं पर यदि बात करेंगे 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया था, तो 20 अगस्त को जो है राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है, सद्भावना। और ये सब दिवस जो है आपको फोटोग्राफी केवल मेरे ही करंट अफेयर्स में आपको वहां पर जब सुबह में पढ़ाते हैं तो वो देखने को मिलेगा, उसके अलावा आप किताब में खोजते रहिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको 19 अगस्त को, है ना, तो ये आप सेट में ही आपको देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है 21 अगस्त, और क्या यदि बात करें कि 22 अगस्त को, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं, है ना।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है आप लोगों के लिए प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है आप लोग जानते होंगे कि किसको बोला जाता है, ये एडम स्मिथ को बोला था। और एडम स्मिथ के द्वारा जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशंस कब लिखा जाता है? 1976 में। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ हिंदी में लिख देते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये कब ये पुस्तक को लिखा जाता है आपको? अरे 1976 बोल रहे, 1776, सॉरी 1776 है ना, 1976 कहां जाएगा वो, 1776। और इसी वक्त जो है 1776 में देखिएगा क्या हो रहा है आपको, अमेरिका आजाद हो रहा है। अमेरिका आजाद हो रहा है, ब्रिटिश से ही आजाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन मानता नहीं है कि अपने आप को कि ब्रिटिश का हम गुलाम थे। तो ब्रिटिश से आजाद हो रहा है। और इसको मान्यता कब मिलती है, ये प्रश्न आपको आ चुका है। तो आपको आजादी का जो मान्यता मिलती है आपको ब्रिटिश से, आपको ये 1783 में मिलती है। ये भी सिग्नेचर करता है 1783 में, आजाद घोषणा 76 में, जबकि आजाद आपको होता है 83 में होता है। और ये किताब आपको द वेल्थ ऑफ नेशंस है। और इसमें जो है किस चीज का प्रचार किया गया है, पूंजीवाद या समाजवाद, ये जो आपको देखने को मिलता है पूंजीवाद पर ये व्यवस्थित है, आपको देखने को मिलता है पूंजीवाद, है ना। तो पूंजीवाद आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है। तो ये आप सभी बातें याद रखेंगे। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। और प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं कि सभी प्रश्न जो है आपके लिए आसान आसान है। आरबीआई के द्वारा जो है दिशा निर्देशों के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसमें आपको निवेश करना बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त आपको परिसंपत्ति है। सबसे क्या पूछ रहा है कि सबसे आपको अधिक जोखिम मुक्त, मतलब कि आपको जोखिम क्या होनी चाहिए, लगभग नहीं के आसपास कह सकते हैं कि परिसंपत्ति है ना, जोखिम मुक्त होनी चाहिए। तो जोखिम मुक्त होनी चाहिए क्या, सरकारी आपको अनुमोदित प्रतिभूतियां पर ही, जो कि सरकार के द्वारा होगी। तो सरकार के द्वारा अनुमोदित आपको प्रतिभूतियां, जबकि ऐसा नहीं कि किसी पर नहीं हो सकता, सब पर भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम आपको रिस्क देखने को मिलता है किस पे, आपको कवर होते हुए सरकार की प्रतिभूतियों पर देखने को मिलता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चले, सही है, प्रश्न बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। चलिए, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं सीधे, ठीक है। आपके लिए जो है लाइव है क्लास। ले लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए, जब तक आप प्रश्न लेते हैं तब तक सोल्व हो जाएगा, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम बचा हुआ। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खातों पर जो है ब्याज दरें निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दरें जो निर्धारित की जाती है किसके द्वारा ब्याज दरें? आरबीआई, एक ही नाम आरबीआई, ठीक है। जहां भी यदि आरबीआई दिया हुआ है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। तो भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर जो है बचत खातों पर जो है ब्याज दरें निर्धारित करती है। तो स्वाभाविक बात है कि आरबीआई, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, कंट्रोलिंग करते हुए दिखाई पड़ता है पूरी तरह से मार्केट को आरबीआई। और सेबी की बात कर रहा है कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना कब की थी आपको? 1988 में। लेकिन अधिकांश छात्र जो है 1992 मारे थे। तो 1992 क्या है? 1992, अब पहला ऑप्शन ही दे दिया है 1992 की, आप देखें पहला मार के आप आगे बढ़ जाए। तो 1992 में क्या है? तो 1992 में जो इसको वैधानिक कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वैधानिक मान्यता कह सकते हैं कि वैधानिक मान्यता इसको कब प्राप्त होती है? तो वैधानिक मान्यता आपको देखने को मिलता है कि आपको 1992 में। तो ध्यान रखेंगे 88 में इसकी क्या होती है, आपको स्थापना होती है। लेकिन यदि बात करें वैधानिक निकाय के रूप में यदि मान्यता देखते हैं तो वैधानिक निकाय भी लिख सकते हैं, वैधानिक निकाय के रूप में यदि मान्यता देखने को मिलता है तो ये कब देखने को मिलता है आपको? 1992। तो यहां पर वैधानिक निकाय के रूप में, जबकि स्थापना आपको सीधे तौर पर जो है 88 के रूप में। तो यहां पर है केवल आपको स्थापना, तो स्थापना पूछेगा तो आपको 1988, जबकि आपको वैधानिक निकाय पूछे तब आपका आंसर होगा 1992 आंसर होगा। तो अधिकांश छात्र जो है आंसर लिए थे आपको 1992, तो और पूछे भी थे, तो आंसर केवल यही बन रहेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे दोनों की बातें। चलिए, यदि आप बात करें कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी आपको बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म आपको देखने को मिला क्या होगा, एकदम जीवन जो है आराम से जीना है, ठीक है, जब तक आपकी जीवन है जी सकते हैं। लेकिन यदि बात करें कि जैन धर्म का, तो जैन धर्म में क्या कहा जाता है कि अंतिम अवस्था में आपको क्या कर लेना है? संलेखन विधि कर लेना है। मतलब कि अपनी जो धीरे धीरे अपना शरीर को क्या करना है, खाना पीना छोड़ना है धीरे धीरे, और अंतिम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करना है। किस विधि से? तो संलेखन विधि से। तो आत्म दमन, जो आत्म यहां पर हिंदी में लिख दिया है, संलेखन को जो है पूर्णतः हिंदी में लिखा है आत्मदमन। तो आत्मदमन ये जो है आपको कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है? तो ये समान नहीं है, तो आत्मदमन समान नहीं है, तो आंसर यही बनेगा। आगे आ जाते हैं, हर्ष के दरबार पर ह्वेनसांग जो है एक दूत के रूप में जो है किसने भेजा था? चलिए, यहां पर आगे पूरा प्रश्न आपके लिए है कि हर्ष के दरबार में जो आपको ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो वैसे देखिए ह्वेनसांग को जो किसी के द्वारा जो है दूत बनाकर नहीं भेजा गया था।
राजा, हाँ, जब ये पढ़ने के लिए आते हैं तो उस वक्त वहां के राजा हुआ करते, कौन राजा हुआ करते थे? तो तुंग कुआन हुआ करते थे। लेकिन आपको किसके बारे में पूछ रहा है कि आपको हुएनसांग के, जो आपको हर्ष के दरबार में कौन? हुएनसांग। ये जो आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, क्या आते हैं? पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो ये पढ़ने के लिए जब आते हैं तो ये किसी का दरबारी बनकर, या कह सकते हैं किसी का दूत बनकर ये नहीं आते हैं। तो उपयुक्त में से यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पढ़ने के लिए आते हैं और भारत की यात्रा यहाँ करते हैं और भारत के बारे में विवरण करके ये लिख के यहाँ से जाते हैं। वहीं पर बात करें कि किसने आपको चनप्पा और वर्तमान भागलपुर को जो है चेनप्पा और मालिनी नाम भी दिए हैं। तो यहीं पर आते हैं पढ़ने के लिए, कौन आते हैं? आपको हुएनसांग आते हैं और इनके द्वारा ही जो है नामकरण किया जाता है। किसके द्वारा? तो चंपा आप पढ़े होंगे, चंपा है ना, जितने भी आप चंपा अंग की राजधानी पढ़े होंगे कि चंपा, और भागलपुर को ही चंपा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है चेनप्पा और मालिनी नाम से दिए थे, ये दो नाम भी दिए थे। और ये जो नाम दिया गया था किसके द्वारा? हुएनसांग के ही द्वारा। तो हुएनसांग से संबंधित आपको दो प्रश्न है, तो दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रतापी राजा का पूर्ण नाम जो है, आसान सा प्रश्न है, देवनाम प्रियदर्शी। और देवनाम प्रियदर्शी आंसर शीट में आंसर गलत था, तो आंसर शीट में मिलाएंगे कि आंसर शीट में क्या था और आंसर यहां पर बनेगा क्या। तो यहां पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? अशोक बनेगा। क्या बनेगा? सम्राट अशोक को जो है एक ही नाम, जो सबसे प्रिय नाम देवनाम प्रियदर्शी, और नाम प्रियदर्शी किसको? अशोक को कहा जाता है। चले आगे। चलिए ठीक है। चलिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देखने को मिलता है कि देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो यहां पर मुस्लिम शासक पूछ रहा है और किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो आपको यहां पर आंसर रखेंगे मोहम्मद गोरी। ठीक है, क्या रखेंगे आंसर? तो मोहम्मद गोरी आंसर रखेंगे और मोहम्मद गोरी ही आंसर भी बनेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आपको निम्नलिखित क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस आपको अंतरराष्ट्रीय लोक परियोजना को जो है प्रधानमंत्री आपको कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत आपको PMKSY के अंतर्गत रखा गया है? तो ये शामिल किया गया, मंजूरी दी गई। ध्यान रखेंगे यहां पर आंसर। ठीक है, कि आपको मंत्रिमंडल दिया पूछा, और बिहार और किस ये देश भी पूछा जा सकता है। तो आपको बिहार और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आता है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना जो त्वरित सिंचाई है, ये आपको कोसी मेची परियोजना, कोसी परियोजना, तो कोसी मेची, और इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको कौन सा? तो आपको बिहार, और बिहार के साथ साथ कौन सा? आपको नेपाल। प्रभावित नहीं कर सकते, लाभान्वित कर सकते हैं। कौन सा? लाभान्वित कर सकते हैं, लाभान्वित होता हुआ। ठीक है, तो लेकिन भारत अपने लिए किया गया है। तो भारत जो है कोसी मेची परियोजना, और ये संयुक्त परियोजना है, दोनों की परियोजना है, भारत और नेपाल की दोनों की संयुक्त परियोजना है। यहां पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि बिहार में आपको वनावरण, आपको वृक्षारोपण सहित जो है हरियाली क्षेत्र जो है प्रतिशत देखने, तो आप केवल बिहार से पूछ रहा है। तो और बिहार पर कितना? तो 15 के आसपास रखेंगे। कितना रखेंगे? 15 के आसपास रखेंगे। ठीक है, चलिए सही है, 15 के आसपास। तो आंसर होगा केवल 15 के आसपास। ठीक है, आंसर शीट अब देखिए नहीं है कि आंसर शीट में क्या आंसर है, लेकिन आंसर इतना ही बनेगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष यदि बात करेंगे, वित्तीय वर्ष आपको 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने जो बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहां पर आपको लग रहा है कि कौन सा प्रधानमंत्री आपको रोजगार से, प्रधानमंत्री रोजगार संबंधित अभी देखते हैं कि सृजन कार्यक्रम में जो बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इलेक्शन का जो माहौल था, तो इलेक्शन के माहौल के अंतर्गत यहाँ पर सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को जो है तीसरा स्थान प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? तो तीसरा स्थान। ठीक है, चले आगे। 12वीं आपको सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता हाल ही में बिहार किस राज्य को जो है हराकर, ये बिहार में ही देखने को मिलता है। तो आपको बिहार, आपको 12वीं आपको सीनियर रग्बी है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, महिला जो बिहार जो है किस राज्य को जो हराकर स्वर्ण पदक आपको हासिल किया है? तो बिहार से संबंधित ये प्रश्न है, क्या कमेंट कर सकते हैं आप लोग? चलिए समय हो चुका है आपका। चलिए समय कितने बजे से आप लोगों का क्लास है? 6:15। चलिए ठीक है, हो ही गया है, समाप्ति हो गया। चलिए किस राज्य, चलिए आ जाते हैं प्रश्न का आंसर ले लेते हैं कि आंसर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो आंसर आपको प्रतियोगिता रग्बी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है 12वीं सीनियर आपको रग्बी आपको प्रतियोगिता महिला बिहार जो है किस राज्य को हराकर जो है पदक जीतता हुआ दिखाई पड़ता है? ये ओडिशा को। कौन सा राज्य होगा? तो यहाँ पर आंसर रखेंगे ओडिशा, है ना। अरे कहां चला गया पेन? चलिए ओडिशा। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। आपको वर्तमान बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है आपको कितना देखने को होता है? 5301 किलोमीटर। कितना? 53 कह सकते हैं कि आपको 530 आपको एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, शून्य कह सकते हैं, जीरो नहीं, शून्य। ठीक है, 530। यदि हिंदी में बोले तो पूरी तरह से हिंदी में 5301।
किलोमीटर। आगे आता है वेनुवन, और वेनुवन पर्यटन आपको देखने को, वेनुवन आपको पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है, तो वेनुवन आपको देखे होंगे कि बिहार, और बिहार में कहां पर, तो बिहार में आपको देखने को मिलता है कहां पर, तो ये आपको राजगीर, यदि आप गए होंगे तो राजगीर वाले जो आपको पर्यटन क्षेत्र देखने को मिलता है, यहां पर क्या बोला जाता है, वेनुवन बोला जाता है ना। तो वेनुवन आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और वैसे भी आप जानते होंगे वेनुवन के बारे में। तो वेनुवन आपको पर्यटन स्थल कहां पर है, तो ये आपको राजगीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए आज फैक्ट है, सीधा सा फैक्ट है, तो फैक्ट है तो अब अंत में समय भी है, तो यहां पर केवल बातचीत करके निकालते हैं, आंसर आपका केवल करवा देते हैं। बिहार में जो है छात्र परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, और अधिकांश छात्र जो है आंसर माने हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि गलत है, और आंसर क्या होगा, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, आंसर बनेगा। बिहार में छात्र परिषद की जो स्थापना की जाती है, तो स्थापना की जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो सच्चिदानंद सिन्हा मारे थे, तो आप लोग सुधार करेंगे, जो आप सच्चिदानंद सिन्हा वाले मारे थे, ठीक है। तो यहां पर होगा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, आपको राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक ना। चलिए अधिकांश आंसर देख रहे हैं कि गलत है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आगे ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो है बीपी मंडल के बारे में बात करते हैं कि बीपी मंडल बिहार के आपको मुख्यमंत्री जो है कब बने थे, तो बीपी मंडल आपको बिहार के मुख्यमंत्री बने थे कब, आपको 68 में, और यहीं पर आपको बनते हुए आप एक मंत्री, समय कम रहता है आपको बीपी मंडल का, और बीपी मंडल के बाद आपको भोला पासवान शास्त्री भी बनते हैं। आपको यहां पर कंफ्यूजन हुआ था कि भोला पासवान शास्त्री, तो भोला पासवान शास्त्री भी बनते हैं, लेकिन आपको 1968 में ही देखने को मिलता है कौन, बीपी मंडल। कम दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ठीक है आपको 1968 में। और उसके बाद बात करें कि जहानाबाद जिले के आपको बराबरी पहाड़ी के पास जो है कौन सी नदी शाखाओं में आपको बट जाती है, तो शाखाओं में आपको देखने को मिलता है आपको नीलंजना और, है ना, फल्गु नदी, जिसको कि आपको वैसे निरंजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन नीलंजना होती है, तो आंसर बनेगा क्या, फल्गु। आप देखेंगे कि जब आप गया के पास जाएंगे, तो गया के पास आपको देखने को मिलता है क्या, एक नदी देखने को मिलता है ना, और गया के में जो आपको फल्गु नदी है, इसको जो है दो शाखाओं में ये बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, कौन कौन सा, तो नीलंजना और मोहना के नाम से, कौन सा, नीलंजना प्लस आपको मोहना, ये दो नदियां हैं आपको दो धारों में देखने को मिलती है, नीलंजना और मोहना के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है। विश्व की सबसे आपको बड़ी आपको मधुबनी पेंटिंग बात करें कि मधुबनी पेंटिंग जिससे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इसके निर्माण और निर्देशन किसने किया था, तो इसका जो आंसर बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा, तो आंसर बनेगा इसका बउवा देवी बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, ये मधुबनी पेंटिंग, और मधुबनी पेंटिंग आपको बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आपको बउवा देवी के बारे में, ये करंट अफेयर्स के संदर्भित ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो बउवा देवी के द्वारा, आसान आसान प्रश्न था आज, पूरी तरह से फैक्ट आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो जितने भी फैक्ट वाला प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आप लोग को सभी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि फैक्ट वाला प्रश्न, भाषा वाला प्रश्न करवा ही रहे हैं, साथ साथ जो है फैक्ट वाला प्रश्न भी आप लोगों को करते रहना है, ठीक ना। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि आपको समस्तीपुर की मोतीपुर पंचायत को जो है क्लाइमेट आपको एक्शन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में, हाल ही में आपको 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है, ये भी आपको करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं, और करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये जो आंसर बनेगा मोतीपुर पंचायत को कौन सा, तो तीसरा, कौन सा आंसर बन रहा है, तो ये तीसरा, और तीसरा जो इसका बनेगा आपको ये समस्तीपुर का तीसरा मोतीपुर पंचायत को जो है क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत रखा गया है। और यहीं पर बात कर ले आपको ये सब प्रश्न। चलिए बिहार में जो पहली बार आपको कितने वृक्षों को जो है आपको विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो वर्तमान में तो बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर पहली बार पूछ रहा है कि आपको बिहार में जो पहली बार जो है कितने वृक्षों को जो है विरासत वृक्ष के रूप में रखा गया, तो 14 को, लेकिन वर्तमान में आपको 35 के आसपास हो चुका है। कितना हो चुका है, 35 के आसपास, जो कि विरासत वृक्ष के अंतर्गत आता है, तो 35 के आसपास, ठीक ना। लेकिन पहली बार यदि पूछे तो पहली बार ठीक है 14 होगा, ठीक ना, पहली बार यहाँ पर लगा हुआ है तो 14 होगा, वर्तमान थे तो आपको 35 होगा। वहीं पर यह प्रश्न आपको जीविका में आ चुका है, हाल फिलहाल में जीविका का प्रश्न हुआ, जीविका का एग्जाम हुआ था, जो महिलाएं जिसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि कह सकते हैं लड़की लोग ज्यादा एग्जाम दिए है ना, और उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलता है आपको 21 तारीख वाले प्रश्न में कि हाल ही में आईपीएल में जो चर्चा में रहे आपको वैभव सूर्यवंशी, आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वैभव सूर्यवंशी जो है किस जिले से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको किस जिले से, तो आंसर बनेगा समस्तीपुर से। और ये जीविका में प्रश्न आ चुका है 21 तारीख वाले में, ठीक ना, तो 21 के आसपास जो आपको एग्जाम हुआ है उसमें आप प्रश्न मिलाएंगे। और यहीं पर एक प्रश्न और याद रखेंगे, तो ये आपको आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाते हैं, तो 35 गेंदों में शतक बनाते हैं, ये आपको याद होगा कि 35 गेंदों में शतक बनाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत करवा चुके हैं कि 32 गेंदों में शतक बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, जो आपको विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है वर्तमान में, तो विजय हजारे ट्रॉफी में जो 32 गेंदों में बिहार के ही खिलाड़ी हैं, तो बिहार के वैसे कौन से खिलाड़ी हैं कि जो कि 32 गेंदों में शतक बनाते हैं, क्या
इनके द्वारा 190 रन बनाया जाता है। जो आपको वैभव सूर्यवंशी है, इनके द्वारा उसी खेल में आपको 190, और इनका जो कप्तान है वैभव सूर्यवंशी, या बिहार के कह सकते हैं कि बिहार के जो कप्तान है शकीबुल गनी है। कौन है? शकीबुल गनी। और शकीबुल गनी ये भी धुआंधार बल्लेबाज है, और इनके द्वारा आपको 32 गेंदों में शतक बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे शकीबुल गनी को भी, और ये बिहार के क्या है? आपको कप्तान है। और यहां पर वैभव सूर्यवंशी आपको इसी मैच में आपको 190 रन बनाते हैं। तो ये बिहार वाला करंट अफेयर्स में करवा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये विजय हजारे ट्रॉफी सब पूरी तरह से हो जाएगी, तो वहां पर भी प्रश्न आपको, सभी प्रश्न आपको करवा देंगे। तो आज का सेगमेंट के अंतर्गत यहीं तक रखेंगे। प्रश्न पूरा प्रश्न हो चुका है, और मिलेंगे आप लोगों से कल के क्लास में।